अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जो है वो जो हम लोगों ने पहले दिन सोचा था ना, आंधी तूफान बारिश, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ड्राफ्टिंग सेशन जो अच्छे वाले बच्चे थे, जो ड्राफ्टिंग के सेशन तक पहुंचे थे, वो महफूज रहे। वो उसको कॉलेज के प्रेमिसेस में थे, ज्यादा से ज्यादा उनको एक गली क्रॉस करनी पड़ी। लेकिन जो गंदे वाले बच्चे थे, जो ड्राफ्टिंग से भागे हुए थे और डायरेक्ट क्लास का सोच रहे थे, उनको बाहर से उस वक्त बारिश में चल के आना पड़ा। तो देखा, ड्राफ्टिंग अच्छी क्लास है जो आपको बारिश से भी बचा लेती है। तो इस वक्त जो है ना, वो आपको मौका मिल गया ये साबित करने का कि आप लोग वाकई सीरियस हो चुके हुए हैं। तो ऑल्दो आप लोग अगर घर से उठ के आ रहे होते और बारिश हो रही होती तो फिर शायद आपका ईमान डगमगाता। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा बारिश शदीद शुरू हो गई, फिर एकदम से चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मेरे। मैंने कहा बच्चे तो ड्राफ्टिंग में बैठे हुए होंगे, तो इसलिए आप लोगों की बचत हो गई। और आप तो बहरहाल आप होशो हवास में हैं। आपने पिछले दिन घर जाके पढ़ा, फिर आपने अगले दिन जो है वो ड्राफ्टिंग अटेंड की और फिर टेस्ट दिया। अब आप माजी भूल जाए, सम कॉस्ट इररिलेवेंट है। आज 3:35 से नया डे स्टार्ट हो गया, अब हम नया पढ़ेंगे। असल में ये दोनों तजर्बे खतरनाक है। पिछले सेशन में हम ये करते थे कि हम पहले क्लास होती थी, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग का सेशन होता था और फिर उसके बाद अगले दिन टेस्ट होता था। तो उस वक्त भी लोग उतने ही आवाजार होते थे। उस वक्त ड्राफ्टिंग में गंदे गंदे मुंह बना रहे होते थे, जमाइयां ले रहे होते थे, क्या मैं तो सर ने 2 घंटे पढ़ा पढ़ू के भेजा। तो हमने सोचा कि ड्राफ्टिंग का सेशन थोड़ा छोटा है और टेस्ट देना एक डिफरेंट स्किल है। तो एक जगह आप लिखना सीख रहे हैं, एक जगह आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक जगह आप सुन रहे हैं। तो आप लोग अलर्ट हैं, तैयार हैं। आज का टारगेट काफी आसान है। चैप्टर नंबर 13 कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स किन के लिए है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए? अगर उनके लिए तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, और जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये कोड ऑफ एथिक्स को कोशिश करना है कि वो अपने से नीचे वालों को भी तबलीग करे, समझाए और उनको उस कोड का पाबंद बनाए। कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हर कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। उससे बजाय इसके कि हर एम्प्लॉय जो है सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, उसको एक लिखा हुआ किताबचा मिल जाता है जिसको पढ़ के उसे समझ आ जाता है कि इस कंपनी में क्या सही है और क्या गलत है। अब ऐसे में आप तमाम अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स हैं। कोई एथिकली बहुत साउंड है, कोई कम साउंड है। कोई सड़क पे जाते हुए चिप्स खाता जा रहा होता है तो उसका रैपर जमीन पे फेंक देता है। कोई रैपर को जेब में रख लेता है कि मैं डस्टबिन तक पहुंचूं तो वहां पे डाल दूं। कोई चिप्स खाने के बाद अपने बालों से हाथ साफ कर लेता है। कोई जेब से टिश्यू निकाल के साफ करता है। कोई इंतजार करता है कि मैं टैप वाटर तक जाऊं और मैं अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से धोऊं। किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत है, किसी को कम मोहब्बत है। किसी में हुब्बुल वतनी ज्यादा है, किसी में कम है। किसी को बुरे के साथ भी अच्छा करना है, किसी को बुरे के साथ लाजमी बुरा करना है। हर बंदा अलग अलग फिल्टर है, अलग अलग घरानों से, अलग अलग मिजाज से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। किसी के साथ लाइफ में बहुत जुल्म हुआ है, कोई हमेशा फूलों पे फला है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। अगर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ दिया जाए कि एथिक्स क्या है तुम लोग सोच लेना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं ये कोड ऑफ एथिक्स बनाती हैं, जिससे ये मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स आपको बता देते हैं। ये भाई और ये भाई के एथिक्स में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। दोनों ने सेम किताब भी पढ़ी हो तो भी दोनों के बिहेवियर में तो फर्क है। तो कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं काम कर लो, मिनिमम गाइडेंस मेरे से ले लो, ये याद रखने की कोशिश करना, और इससे ओवर एंड अबव जो तुम अपने अच्छाई में कर सको वो तुम्हारी बात है। तो सब लोग एक जैसा कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग चोर बन जाते हैं बड़े होके, कुछ लोग जो है वो बड़े होके बहुत ही अच्छे इंसान रहते हैं। तो इसका मतलब है कि कोड ऑफ एथिक्स आईकेएप की तरफ से कोशिश है, अगली कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए, और वो कोशिश होनी चाहिए आपकी इंटेग्रिटी की, वो कोशिश होनी चाहिए आपकी ईमानदारी की, जिसके ऊपर आज अगर हमें मौका मिलेगा तो थोड़ी सी तकरीर जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसके बाद दोबारा कहाँ इस तरह से काबू आना है। इस वक्त तो आप लोग ना सिलेबस एंड हो रहा है, अब वो पेपर की तैयारी करनी है, तो इस टाइम पे जो है ना आपको आवाज़ार किया जा सकता है पढ़ाई के नाम पे। तो
कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड हैं जो कम से कम हर बंदे को पता हो। एक बंदे को कुछ नहीं एथिक्स का पता, कम से कम इतनी सी किताब पढ़ के कुछ उसे समझ आ जाए कि हाँ भाई मोटी मोटी अखलाकियात इन चीजों को कहते हैं। और जो जितना एडवांस यूजर होगा वो उसमें से उतनी अच्छी बातें अडॉप्ट करके चीजों को आगे लेके चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बता रहे हैं कि कोड ऑफ एथिक्स जो 2019 वर्जन है, अगेन इस वक्त दुनिया में 2024 चल चुका है, सीए फाइनल में 2024 आ चुका हुआ है। आप लोग अभी पुराने वाले कोड ऑफ एथिक्स पे हैं, जल्दी से निकाल लें। 24 वाला फाइनल में जाके पढ़े, अगली दफा ये भी बदल जाना है, फिर तकलीफ होगी। जो बचपन से रट्टे मारते आ रहे हैं, आपने टेक्स्ट में भी देखा, R2 में भी देखा, एमएफए में थोड़ा सा एथिक्स देखा, पुराने जमाने में एमएफए में भी ये सारी बातें थी। तो जितनी जल्दी निकालने उतना अच्छा है। मैं आपको इतनी मोटिवेशन दे रहा हूँ ना ऑडिट से बाहर निकलने की। ऑडिट अच्छा खासा टेढ़ा पेपर बनने वाला है थोड़ा सा आगे जाके। नॉर्मली मुझे बुरा लगता है जब टीचर डराता है बच्चों को, डरा के एडमिशन कराए, नहीं ऑडिट तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छा करो एडमिशन लो पैसे दो, या क्लासों में डरा डरा के कि नहीं अगर मेरी क्लास ना ली है, FR2 ले लिया तो तबाह हो जाओगे, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। मुझे उस तरह का शौक नहीं है, लेकिन कम से कम इस वक्त मैं इसलिए नहीं डरा रहा कि आप एडमिशन लें, मैं इसलिए डरा रहा हूं कि आप पेपर पास कर लें। तो ये डराना बिल्कुल जायज है, मैं आने वाली मुसीबत बता के आपको डरा रहा हूं। एश्योरेंस के जब कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसका आईकैप का इस वक्त सबसे जो छोटा वर्जन जो उन्होंने बताया बनाया उस चैप्टर का, वो 40 सफे से ऊपर का है। ऑडिट फॉर लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, LCE की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को जोड़ के एक समराइज से ऑडिट स्टैंडर्ड बनते हैं। आईकैप इस वक्त बहुत शिद्दत से गौर फिक्र में है कि कैफ के बच्चों को हमें ये वाले स्टैंडर्ड भी पढ़ाने चाहिए। तो बहुत खतरनाक बात है, और उसमें जो है ना वो एहतजाज हमने भरपूर रिकॉर्ड करा दिए हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि कुछ एहतजाज सुने जाते हैं, कुछ एहतजाज नहीं सुने जाते। तो आने वाली अटेम्प्ट में शायद कम से कम एक 50 सफे का एक चैप्टर, 40-50 सफे का चैप्टर आपको खामखा करना पड़ जाना है। अदर देन वो एश्योरेंस जिसका मैंने पहले तस्करा किया था, वो तो एक अलग चीज है। और फिर सस्टेनेबिलिटी की बातें भी ऐड हो जानी है। तो निकाल लें, ऑडिट निकाल लें, इस वक्त आसान है। आप आज जोश में हैं, बस इस जोश को कैपिटलाइज रखना है। ये जो आज एनर्जी है ना, इसको बस कंसिस्टेंट रखना है। 1-2 दिन जोश में आ जाना बहुत आसान काम है, लेकिन ये काम नहीं करना। अब ये 12 दिन जिसमें सब सिर्फ 10 दिन रह गए, 10 भी नहीं 9 दिन रह गए, आज तो आप आ गए, बस सिर्फ 9 दिन मजीद आपने अलर्ट रहना है। ये मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं। ऑल CAs आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन कुछ केसेस में लॉ रेगुलेशन एक अकाउंटेंट को कहेगा ये काम मत करो, वो मना कर देगा, लॉ आपको मना कर देगा कि ये काम आपने नहीं करना। तो वहां आपने उस लॉ की बात सुननी है। लॉ और कोड में जब क्लैश हुई, डरपोक लोग उन्होंने कहा भाई आप अपने मुल्क के लॉ को फॉलो करो, हमारी खैर है। उसी तरह से अगर आपको लगे कि किसी जगह प्रोफेशनली आपको नजर आ रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड या एक कोड ऑफ एथिक्स में बात लिखी है, उसको फॉलो करना इस वक्त जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है, और उससे फायदा नहीं है और नुकसान ज्यादा है, तो आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो कोड मिनिमम गाइडेंस है, लेकिन ये कानून नहीं है। कानून से टकराएं, ऐसे छोड़ दो, कानून को फॉलो करो। अगर प्रैक्टिकलिटी मुश्किल लग रही है तो भी छोड़ दो। तो कोड ने आपको गाइडेंस दी है, लेकिन ये वाजिब नहीं कहा इसे। अब कोड ऑफ एथिक्स है, ये बेसिकली बता रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हिस्से को नाम देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल, और दूसरे हिस्से को हम नाम देंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आईकैप की टेस्टिंग के हिसाब से बात करते हैं। आईकैप पेपर में इस चैप्टर से अगर सवाल बना रहा है, अगर उसने सीधा सवाल बनाना होता है तो ज्यादातर उसको पहला पोर्शन पसंद है। एक्सेप्शंस पूछ लेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्रोफेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन पूछ लेगा, या कुछ और इस तरह से। तो जो नॉलेज बेस्ड सीधे सीधे सवाल आते हैं वो पहले वाले पोर्शन से आते हैं, और जो प्रॉपर लॉजिकल सवाल जिसमें आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, एक डिसीजन लेना है, वो नॉर्मली आता है दूसरे पोर्शन से, जिसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। तो हमने भी अपने आज के लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या मुराद है? फंडामेंटल प्रिंसिपल से मुराद है 5 वो अहम बातें जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए। इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू विश टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोड ऑफ एथिक्स ये मानता है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट में 5 खूबसूरत मोती होते हैं, 5 खूबसूरत बातें होती हैं जो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो जैसा ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, फिर वो भी ध्यान से सुनना है। जैसे क्या होता है, हम लोग पर्सनैलिटीज को पसंद करते हैं, जी फलाना बंदा हमें बहुत पसंद है, फलाना इंसान को फॉलो करना चाहिए। हम इंसान को पसंद करते हैं लेकिन उसकी बात नहीं सुनते।
हमें नबी बहुत पसंद है लेकिन नबी की तालीमात को सही से फॉलो नहीं कर पाते। हमें सहाबा की बातें, उनके किस्से अच्छे लगते हैं लेकिन उन्होंने जो मुशक्कतें की होती हैं हम वो करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये काम कभी भी अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और किसी की बात अच्छी लगती है तो फिर कोशिश करना है कि हमने उन बातों को फॉलो करना है। तो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा लगता है दुनियावी एतबार से, तो फिर ये भी तो समझे ना कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या होना चाहिए जिससे वो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। तो वो 5 खूबसूरत मोती जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, उन 5 में से सबसे पहले सबसे अहम है इंटेग्रिटी। लेकिन मैं इधर सबसे एंड पे पलट के आऊंगा ताकि जितना टाइम ब्रेक में रहता होगा उतने टाइम की मैं तकरीर इस पे कर सकूं। तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत अहम चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो मकसद ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव है, उसे पता है वो क्या करने जा रहा है। अगर वो ऑडिट करने गया है तो वो कंट्रोल्स को बहुत डीपली समझना नहीं शुरू कर देगा, कंट्रोल्स की ऑडिटिंग नहीं शुरू कर देगा। उसे पता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। आप अगर टैक्स की एक्टिविटी परफॉर्म करने गए, क्लाइंट ने कहा आओ हमारी टैक्स रिटर्न बना दो, तो टैक्स रिटर्न पे काम करना है, ना कि उनको ऑडिट शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज पर्पस ओरिएंटेशन। आपको जो पर्पस मिला हुआ है आपने उस पर्पस को कितना टाइम दिया। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जगह जॉब कर रहा है और उसके जिम्मे है कि उसने बजट्स बनाने हैं और वो खामखा अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों को मशवरे दे के ये डिस्क्लोजर ऐसे कर दो, ये डिस्क्लोजर ऐसे कर दो, जो अपने बजट बनाने थे वो बहुत थके हुए बनाए, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग थी। ऑब्जेक्टिविटी आपको जो मकसद मिला आपने उस मकसद से स्टिक रहना है, बाइस नहीं होना, कहीं कोई लालच, कहीं कोई और वजह आपको अपने मकसद से डिट्रैक्ट ना कर दे। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा गया है कि तुम एक इंडिपेंडेंट हो, तुमने अकाउंट चेक करके एक ओपिनियन देनी है, तो फिर उसको वो ओपिनियन देनी है और किसी भी किस्म का बाइस, किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस उसको अपने मेन मकसद से लेफ्ट राइट ना कर दे। सेम गोज विद आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका मेन पर्पस क्या है? आज के दौर में एक ओवरऑल बड़ा टारगेट तय किया हुआ होगा, इस 1-1.5 महीने में आपका मेन मकसद क्या है आपने पेपर पास में, आपका ऑब्जेक्टिव ये है। अब अगर आप पूरा दिन रील्स देखने में गुजारेंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, फ्री फायर में जा जाके लोग मार रहे होंगे, आप जो है वो दूसरों के कॉन्टिनेंट पे कब्जे कर रहे होंगे, कोई और इस तरह से काम कर रहे हैं, रातों में ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कभी तमिल मूवी देख ली, कभी कुछ और वो कर लिया, या चलें आप अच्छे लोग हैं, आप सिर्फ नातें सुन रहे हैं, आप सिर्फ जो है ना सहाबा के किस्से पढ़ रहे हैं, आप हदीस की किताबें पढ़ते रहते हैं, तो भी गलत है, अनफॉर्चुनेटली गलत है। आपने जरूर डिफाइन करना है कि आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन मकसद पे फोकस हो और उस मेन मकसद के साथ आपने बाकी सारी चीजें अचीव करनी है। जब आप अपनी इस्लाह करना चाह रहे हैं, जब आप पेपर से फ्री हुए हैं, आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुसलमान बने, तो जरूर आप अहादीस का भी मुताला करें, जरूर उसको पढ़ें। लेकिन पढ़ाई के वक्त अहादीस पढ़ना और अहादीस वाले टाइम पे पढ़ाई पढ़ना ये भी कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। अच्छाई भी अच्छी तब होती है जब वो अच्छे टाइम पे हो। पेपर आपका हो, आप घर से निकले, अचानक से ख्याल आया कि यार मोहल्ले में कुछ लोग भूखे होंगे, मैं उन्हें खाना खिलाता हूँ, और पेपर छोड़ के उनको जाके खाना खिला दें, क्या ये अच्छा काम किया आपने? हर चीज की अपनी मकसदियत है, तो मकसदियत लूज नहीं करनी। जो आपका मेन मकसद है वो है पढ़ाई। तो अब ऐसे में कोई भी लालच, कोई मोटिवेशन, कोई मोबाइल, कोई दोस्त, कोई भी जो आपको आपके मेन ऑब्जेक्टिव से डिट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि आप फिर अपने मकसद पे कायम नहीं रहेंगे, और मकसद पे कायम नहीं रहेंगे तो आप चीजों को अचीव नहीं कर सकेंगे लाइफ में। तो आपको पता हो कि ये मेरी ऑब्जेक्टिविटी है और आपने अपनी प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट को नहीं कंप्रोमाइज करना किसी भी इन्फ्लुएंस, बायस या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिसके सर्कमस्टांसेस या हालात उसको उसकी प्रोफेशनल जजमेंट या उसको जो है उससे डिट्रैक्ट कर दें। आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप ऑडिट करने गए हैं और उसके बाद क्लाइंट ने आपको जॉब ऑफर कर दी है, उस जॉब ऑफर होने की वजह से आपने बहुत ज्यादा जो अपनी जजमेंट्स लगाई थी कि क्लाइंट गलत अकाउंटिंग कर रहा है, अब कहीं ना कहीं आप दोबारा से सोचना शुरू हो जाएंगे, यार इतना अच्छा आदमी गलत कैसे कर सकता है, तो आप डिट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी छोड़ दी। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी चीज है। जो मकसद है आपने उस मकसद को अचीव करना है। आपका मकसद है वालिदैन की खिदमत, ओके, जब आपके पास फारिग टाइम था आपने जाके उनके पाँव दबाने शुरू कर दिए, लेकिन पेपर से पिछली रात 3 घंटे तक उनके पाँव दबाए जबकि उनको चाहिए भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि चलो शायद थोड़ी सी बरकत ऐड हो जाएगी।
उस वक्त का अच्छा डील ये है कि आप अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर दें, पेपर दे के आए, तसल्ली से पाँव दबाएं। यही जिस तरह से आप जब घर जाते हैं तो घर वाले आपको देख के खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा लाहौर में पढ़ रहा था, अब छुट्टियों पे घर आया है, वो खुश हो जाते हैं, बस उनको एनर्जी मिल गई। अब जब पढ़ाई का टाइम वापस आ गया ना, तो आपको वापस आना चाहिए। अगर आप वापस नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपको आपके मेन पर्पस से हटा रहे हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करते हुए अगर वो किसी दोस्त से नाराज हुआ हुआ तो उस नाराजगी का असर क्लाइंट के ऊपर नहीं लगा देना उसमें। तो ऑब्जेक्टिविटी सिंपली जो मकसद आपको मिला हुआ है वो मकसद आपने पूरा करना है, और किसी भी किस्म की कोई अट्रैक्शन, कोई चीज आपको आपके मेन पर्पस से डिट्रैक्ट ना करे। और जिसकी आड़ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका जो आज के दौर में इस वक्त जो मेन पर्पस है वो कुछ और है। अब अचानक से आप खत्म नबूवत के जुलूस में जाके चले जाएं और हड़तालें शुरू कर दें और जनाब आप कहें कि जी ये इस वक्त बड़ा जरूरी चीज है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त आप इस पेपर के करीब हैं, आपके पास जिंदगी भर टाइम है, आप जरूर ऐसी एक्टिविटीज में जाएं, जरूर हर तरह से सपोर्ट करें, लेकिन हर चीज का अपना एक वक्त है। आप जरूर पीएसएल के मैचेस देखा करें, लेकिन पेपर से 5 दिन पहले नहीं। आप जरूर क्रिकेट खेला करें, जरूर गेमें खेला करें, देख लिया करें फेसबुक की रील्स, लेकिन अगर वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है तो फिर गलत है। तो अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट नोस कि उसका क्या काम है। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है तो उसने उस डिपार्टमेंट के अंदर रह के उस तरह के काम करने हैं और कोई और ऐसा काम नहीं करना जिससे उसकी वो पोजीशन मुतासिर हो। बात समझ आई? अब अगर मैं एक टीचर हूं और मेरे जिम्मे है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराने हैं और मैं पूरा सेशन अपने कॉन्सेप्ट कराने के साथ साथ जो है आपको बहुत ज्यादा और चीजों के ऊपर जो है ना वो आपको कहूं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की बका सिर्फ पीटीआई से है, तो हर दिन हम पीटीआई के लिए दुआ करें और हर दिन हम बाहर एक धरना दें और उसके बाद हम पीटीआई के मेन जो क़यादत है उसकी रिहाई के लिए कोशिशें करें, तो मैं अपने मनसब से गद्दारी कर रहा हूं। हालांकि शायद उसमें पाकिस्तान का फायदा भी हो सकता है, आप साबित कर दें, लेकिन मैंने जो किया वो गलत है। मुझे क्या रोल असाइन हुआ था? मैंने उस क्लास में जाके लोगों को ऑडिट के कॉन्सेप्ट सिखाने थे। उस दौरान हल्की फुल्की मैंने कोई और बात कर दी इस्लाह के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपना ट्रैक छोड़ के ऑडिट पढ़ाने के बजाय सिर्फ आप लोगों को इनकलाब पे लगा दूं तो वो गलत हो जाएगा। सेम गोज विद मैं कंपनी लॉ की क्लास में जाके उनको ऑडिट के कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर दूं, वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी इज जो मकसद आपको मिला है उस मकसद पे रहें और उस मकसद को अचीव करना है। मकसद बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन हर टाइम एक मकसद का होता है। आपने वालिदैन की खिदमत करनी है कि अहम मकसद है, लेकिन पेपर से पिछली रात की मकसद नहीं है। पेपर से पिछली रात मकसद है कि आपने जल्दी से रिवाइज करना अपना सिलेबस ताकि आप अच्छा पेपर दे सकें। प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन फॉर देयर कंपिटेंस। मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ऊपर लेवल की है। आपको पता है सेठ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है, कहते हैं यार तुमने फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखना है। जब वो जाके देखता है तो कहता है सर जी ये तो टैक्स के भी मसले हैं। कहता है हाँ तो तुमने ही करने हैं ना। वो जी रिफंड सेल्स टैक्स के प्रोसेस नहीं हुए गए, हाँ तो तुम्हें इसीलिए तो हायर किया करो। व्हेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हायर्ड तो दे नो कि इसको सेल्स टैक्स का भी पता होगा, इसको रिफंड्स का भी पता होगा, ये सारी चीजें जानता होगा। नहीं जानता होगा तो सीखेगा, लेकिन मुझे एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस देगा। जो आपको एज अकाउंटेंट हायर करेगा वो आपसे बेस्ट कंपिटेंस एक्सपेक्ट करेगा कि आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है। जो आपसे ऑडिट करवाएगा वो ये जानता होगा कि आप बड़ा जबरदस्त ऑडिट करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा वो काम करने चाहिए जिसमें वो प्रोफेशनली कंपिटेंट हो, नहीं तो उस कंपिटेंस को एक्वायर करे, उस कंपिटेंस को टीम में ऐड करे। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत अच्छे ऑडिट करने आते हैं, लेकिन आईटी बेस्ड सेक्टर का ऑडिट अच्छा नहीं करना आता पार्टनर को। उसने फिर एक मैनेजर को हायर करना है जिसने आईटी बेस्ड उस तरह के सेक्टर का ऑडिट किया हो, उसको टीम में लेके आना है। तो अब एज अ होल ये टीम क्या हो गई? कंपिटेंट हो गई। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम करेगा जिसके लिए प्रोफेशनली कंपिटेंट है, वो मेंटेन करेगा और अप्लाई करेगा अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल ताकि इंश्योर करे कि उसके क्लाइंट्स या एम्प्लॉयर, ये क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर ये दो तरह के लोग हैं जिनका हमसे वास्ता पड़ता है, क्योंकि दो तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, एक को हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का कॉमन मतलब है नौकरी करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कॉमन मतलब है। अदरवाइज अनकॉमन मतलब इसका ये है कि जो अपना काम भी कर रहा हो, जो किसी भी तरह की और पर्सनल बिजनेसेस को भी कर रहा हो या कहीं पे जॉब वगैरह कर रहा हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का मतलब है जो किसी फर्म के अंदर क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो।
तो जब हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस की, तो हमारे लिए फोकस होता है उसका एम्प्लॉयर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके इर्द गिर्द जो चल रहा है। और जब हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की, तो हमारा फोकस क्या होता है, ये प्रैक्टिस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट ये क्लाइंट्स को कैसे सर्व कर रहा है, क्लाइंट्स के साथ गलत तो नहीं कर रहा। तो आपका FR2 और ऑडिट दोनों जगह कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन स्कोप का फर्क है। FR2 वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नौकरी करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वहां आपने स्कोप जहन में रखना है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का, कि जो नौकरी कर रहा है उसके बॉस ने उसको गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल दिया तो वो क्या करे, उसके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत होता देखा तो उसने वो क्या करे। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसको हमने ऑडिट में देखना है। उसके क्लाइंट ने उसको कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा, उसके क्लाइंट ने 2 नंबरी की बात कर दी तो किस तरह से होगा। तो इसलिए आपने अपने क्लाइंट्स या एम्प्लॉयर्स, यानी कि प्रैक्टिस वाले ने क्लाइंट्स को और बिजनेस वाले ने एम्प्लॉयर को उस लेवल की सर्विस देनी है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। तो अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कहीं नौकरी मिले और वो कहें कि जी आपने अकाउंटिंग कर दी है और मैं वहां जाके अकाउंटिंग शुरू करूं और वो कहें कि जी ये ट्रीटमेंट, तो मैं कहूं हाँ जी मैंने सन 2004 में ये IAS 16 पढ़ा था तो मैं वो वाला ट्रीटमेंट कर देता हूं। अगर मैं अकाउंटिंग की जॉब के लिए गया हूं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा और मैं अपने आप को लेटेस्ट स्टैंडर्ड से अपडेट करके उनको अपडेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं टैक्स की सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं टैक्स की सर्विस देने के लिए प्रोफेशनली कंपिटेंट होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो जो आप काम करें उसमें आप प्रोफेशनली कंपिटेंट हो, और प्रोफेशनल कंपिटेंस 2 फेजेस में आती है। नंबर 1 अटेनमेंट, नंबर 2 मेंटेनेंस। अटेनमेंट इज आप सीए बन गए, इतनी मुशक्कत से गुजरे तो बहुत कुछ आता ही होगा। अब इतना काफी नहीं है, अब आपने मेंटेन रखना है, आपकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ICAP फोर्सफुली एक एक्टिविटी कराता है CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मैं अगर अपने नाम के साथ FCA लिख सकता हूं तो उसके लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। एक शर्त ये कि सालाना मैं ICAP को अच्छे खासे पैसे दूं जो 40,000 से ऊपर बनते हैं, और दूसरा मैं हर 3 साल में 120 घंटे कम से कम अदर देन अपने नॉर्मल काम अपने आप को डेवलप करने का कोई काम करूं, कोई ट्रेनिंग्स अटेंड करूं, कोई ICAP के सेमिनार अटेंड करूं, कोई ICAP की डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूं, कोई आर्टिकल्स लिखूं, कोई नई रिसर्च करके जमा कराऊं ताकि मैं अपने आप को अप टू डेट रखूं। तो ICAP ने बाउंड किया हुआ है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हर 3 साल में 120 घंटे कम से कम अपनी नॉर्मल रूटीन सेट के अपने आप को अपग्रेड करना है। तो अब जैसे ही कोई नया लॉ आता है तो ICAP लॉ के कुछ चैंपियन से आके कहता है कि जी आपने वहां पे प्रेजेंटेशन देनी है, और सामने जो लोग बैठे होते हैं वो उससे सीख रहे होते हैं। तो जब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो जो अकाउंटिंग के कुछ तो मार खान होते हैं वो जाते हैं वहां पे और वो अकाउंटिंग की वो स्टैंडर्ड बताते हैं और बाकी लोग उसे सुन रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने आपको अकाउंटिंग में अपग्रेड करना और ICAP एक एक्टिविटी कर रहा है कि हम 10 दिन में 15 स्टैंडर्ड्स को तेजी से गो थ्रू करवाएंगे, तो मैं वो सेमिनार अटेंड करूंगा तो मैं 0 से उठ के 70% लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो जिसको लॉ का नहीं पता, अब फाइनेंस बिल आया, नई चेंजेस आई हैं टैक्स की, अब इतने सारे प्रोफेशनल हर जगह काम कर रहे हैं, अब हर किसी को नहीं पता कि फाइनेंस बिल में क्या चेंजेस हैं। तो ICAP ने क्या किया, हर शहर में एक सेशन रखा जिसमें बताया कि इस फाइनेंस बिल में क्या क्या चेंजेस हैं। तो मैं अगर फाइनेंस बिल से बिल्कुल आउट हूं और मैं वहां जाके वो सेमिनार अटेंड करूंगा तो मैं इक्विप हो जाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ना सिर्फ अटेन करनी है कंपिटेंस, बल्कि मेंटेन भी करनी है। और इसमें कुछ जगह वो इसको एक्वायर भी कर सकता है, अपने साथ कुछ टीम मेंबर्स ऐसे ऐड कर दे जिनको वो वाली चीजें आती हैं। मैंने टैक्स का काम पकड़ना है अपनी फर्म में और मुझे नहीं टैक्स का काम आता, तो मेरे पास एक मैनेजर है जिसको टैक्स का काम आता है। अब मैं वो टैक्स का काम पकड़ सकता हूं क्योंकि एज अ होल हमारी टीम प्रोफेशनली कंपिटेंट है। फिर ड्यू केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करे ड्यू केयर से करे, केयर नहीं, ड्यू केयर। जिस चीज को जितनी केयर देनी जरूरी है उतनी केयर दी जाए। तो अगेन हम बात करते हैं कि ये वाला चैप्टर ट्रिकी है, इसको हम ध्यान से करेंगे, इसको हम समझेंगे कि इसको लिखना कैसे और इस पे ज्यादा ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर जहां हमें नजर आता है कि हाँ यहाँ जरा हल्का फुल्का काम है तो तेजी से भी गुजर जाते हैं। तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो तो वो देखे कि जिस चीज को जितना ध्यान से देखने की जरूरत है वो उस पर उतना ध्यान से। मैं अगर टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे हर वो एरिया जो ज्यादातर ट्रिकी होता है और ICAP पूछता है मुझे वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और वो एरिया जहां बस ICAP तेजी से गुजर जाता है तो मैं उधर इतनी तवज्जो ना दूं कि आप लोग मेन चीजें छोड़ के उस चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर समझ आ रही है। तो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है जो कंपिटेंट भी है सर्विसेज में और वो ध्यान से, ध्यान से काम करता है, जो जितनी केयर करनी जरूरी है उतनी करता है। प्रोफेशनल बिहेवियर, अभी कॉन्फिडेंशियलिटी को स्किप किया क्योंकि उसके अंदर बातें हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोफेशनल।
अक्सर बच्चे ना इंटरनेट पे लिख देते हैं, देखिए आई कि आपने कितना गलत किया, एक प्रोफेशनल इदारे को जेब नहीं देता। कभी किसी टीचर के बारे में कमेंट कर देते हैं कि जी एक प्रोफेशनल टीचर को ये जेब नहीं देता कि वो अपने स्टूडेंट को इस तरह की बात करे। वो क्या एक्सपेक्टेशन है जो आप लोगों की हमसे है? अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हम तो बहुत ज्यादा सुपरमैन तो नहीं ना बन गए हैं, बट अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो टैग है वो उनको कहता है यू हैव टू बी प्रोफेशनल, वी शुड बिहेव प्रोफेशनली, वी शुड अपीयर प्रोफेशनल। ऐसा ना हो कि हम जो है वो वही सारी हरकतें करें जो एक कॉमन मैन करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट के पास गया और क्लाइंट से कहा मुझे इन्फॉर्मेशन दो, और क्लाइंट ने कहा अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आपने दो चपेड़े करा दी, गाली दे दी। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, हम प्रोफेशनल्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे बहुत सारे फड्डे करते हैं, लेकिन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फड्डे सुनना ही नहीं देते, पता ही नहीं लगता। हालांकि कितने सारे फड्डे झगड़े हमें नजर आते हैं दुनिया के। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, दे आर एक्सपेक्टेड कि ये प्रोफेशनलिज्म के दायरे में रहेंगे, इनके बिहेवियर्स प्रोफेशनल होंगे, आपको इनकी हरकतों से कहीं ऐसा नहीं लगेगा, ये कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे प्रोफेशन के नाम पे आंच आए। तो हर प्रोफेशन के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो हमारा प्रोफेशन हमें ये कहता है कि यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। आपने डीलिंग में प्रोफेशनल होना है, आपने रूल्स के मुताबिक काम करना है, हर चीज कायदे के मुताबिक करनी है, और डिसेंसी नजर आनी चाहिए आपके काम में, आपकी डीलिंग में। कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशन से, और कोई भी ऐसा एक्शन अवॉइड करना है जो कि डिस्क्रेडिट लाए प्रोफेशन को एज पर थर्ड पार्टी। भाई मैं तो कोई भी काम करूंगा मैं जस्टिफाई करता रहूंगा, थर्ड पर्सन की नजर से देखें कि क्या आपने जो हरकत की वो प्रोफेशनल है। तब ऐसे में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वही हरकत करे जो कोई दूसरा बंदा कर रहा है, तो शायद दूसरे बंदे पे किसी को इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट पे तकलीफ जरूर हो। आपने एक बंदे पे जाकर गुस्सा किया, उसे गालियां सुनाई, उस बंदे के पास इख्तियार था, उसने आपको आगे से रोक दिया। लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा किया तो लोग फौरन से तड़प जाएंगे कि भाई बच्चा जितना मर्जी गालियां दे रहा हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्यों उसको बुरा कहा। अब फेसबुक पे अचानक से बच्चे उठ के आ जाते हैं, जी इस कॉलेज ने हमारे साथ बुरा किया। बेचारा कॉलेज नहीं कह सकता कि सैकड़ों बच्चे उसके साथ कब कब कितना कितना बुरा कर रहे होते हैं, वो तो नाम भी नहीं ले सकता। बच्चा उठ के टीचर का नाम ले देगा, कॉलेज का नाम ले देगा, इस कॉलेज, इस टीचर, इस जगह, इस बंदे, इस फ्रंट ऑफिसर ने मेरे साथ बुरा किया। हम इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद, इतने सारे आप लोग मौजूद होने के बावजूद, आप में से किसी एक का नाम भी नहीं लेंगे, और ले सकते भी नहीं। प्रोफेशनली दिस इज नॉट गुड। गुस्से तो हमें भी आते होंगे, बुरा तो हमारे साथ भी होता होगा। क्या हमेशा कॉलेज विलन होता होगा? क्या हर जगह कॉलेज ही बुरा करता होगा? ठीक है, इतने सारे लोगों को एक कॉलेज टकरा, तो एक कॉलेज को भी तो हजारों लोग टकरे। क्या सारे लोग बहुत डिसेंट है? कॉलेजेस तो गिनती की 4-5 हैं, उनमें से एक आध बुरा हो सकता है, ज्यादातर अच्छे होंगे, लेकिन बच्चे तो हजारों की तादाद में, हजारों में से 2-3 हजार बुरे लोग भी तो होंगे। लेकिन कभी किसी कॉलेज ने उन बड़े बच्चों का जिक्र नहीं किया, कभी हमने एक लिस्ट नहीं लगाई कि ये बच्चे, इन्होंने हमें इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई, ये बच्चे हमारा पोर्टल चोरी करके बेच रहे हैं। कितने सारे बच्चों का क्या कुछ पता होता है। अगेन प्रोफेशनल बिहेवियर, हम प्रोफेशंस की हिफाजत कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम बुरा करेंगे गलत होगा, हम वही गंदी हरकत करेंगे जो आप कर रहे हैं, तो हमारे बारे में लोग कहेंगे नहीं यार ये गलत बात है। अगर आप अपना गुस्सा निकालेंगे फेसबुक पे जायज है, हम अगर कोई बात फेसबुक पे लिख देंगे लोग कहेंगे नहीं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप भी गलत नहीं है, ये प्रोफेशन बाउंड करता है, ये हमारे अंदर ठहराव पैदा करता है, और अगर आपने भी एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो वो प्रोफेशनलिज्म आपकी शख्सियत में भी आना चाहिए। नजर आए कि ये प्रोफेशनल आदमी है, ये अच्छी बात कर रहा है, सिमटी हुई बात कर रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहा, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहा है। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फंस जाते हैं, आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। प्रोफेशनल का मतलब है आप बूढ़े दिखना शुरू कर दो, टाइयां लगानी शुरू कर दो, आप जो है वो जितना मर्जी गुस्सा है आप कहें चलो कोई बात नहीं अब क्या करें, प्रोफेशन तो ऐसा ही है। क्या प्रोफेशनल होना बोर होने को कहते हैं? कानून की पासदारी करने वाले को और इखलाकियात को सही से फॉलो करने वाले को, एक डिसेंट अटायर रखने वाले को, एक डिसेंट बिहेवियर रखने वाले को प्रोफेशनल इंसान कहते हैं। और ये फर्क है चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत सारे और कारोबारी लोगों से डिफरेंट करता है ये प्रोफेशनल बिहेवियर। अक्सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही कमा रहा होता है जितना अंदरून लाहौर में बैठे एक दुकानदार कमा रहा होता है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में फर्क होता है। कई दफा ज्यादा भी कमा रहा होता है जैसे उन्होंने कहा, लेकिन उससे डील करेंगे वो बात बात पे गाली देगा,
वो खड़े तरीके से बात करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिल भी कर रहा होगा गाली देने का, तो वो नहीं देगा। उसकी ग्रूमिंग ऐसे हो गई है कि वो एक महज़ब इंसान अनफॉर्चुनेटली बन चुका हुआ है। उसको गुस्सा भी आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा बच्चों से कहेगा यार कौन लोग हो यार, पढ़ के आ जाया करो। इससे ज्यादा क्या टीचर गुस्सा कर लेता है? बच्चों को मारना देना शुरू कर देता है, गालियां तो देना नहीं शुरू कर देता, और बच्चे अपनी आम गुफ्तगू में टीचरों को आराम से गाली दे देते हैं, कॉलेजों को गाली दे देते हैं। कितनी आसान है आपकी लाइफ, कितना जब्त चाहिए हमें। चले खैर, सीए नोइंगली किसी ऐसे बिजनेस ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी में नहीं एंगेज होगा दैट इंपेयर्स और माइट इंपेयर द इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। अगर मैं आपको बताऊंगा ना, एक कमरे में 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप बाहर हो और पता लगे यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सेमिनार हो रहा है, तो आपके जहन में कमरे का फौरन से इमेज आएगा कि 50 लोग बड़े अच्छे से ड्रेसिंग में बैठे होंगे, कुछ ने टाई शाई लगाई हुई होगी, कुछ कोट शोट पहन के आए होंगे, जिन्होंने कुर्ते शलवार पहने होंगे बड़े डिसेंट से कुर्ते शलवार पहने होंगे, चेहरों पे एक मुदब्बर होगा, और जो है ना कहीं कुछ मैच्योरिटी से बैठे हुए आपस में पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मैं आपको कहूँ एक कमरे में 50 बच्चे इकट्ठे हैं, तो आपके जहन में आएगा कि वहां पे जो है ना वो हंसी मजाक चल रहा होगा, जुगतें चल रही होंगी, हूटिंग चल रही होगी। तो अगेन वो जो आपका एटीट्यूड अभी है और जो एटीट्यूड टू बी है, दैट इज प्रोफेशनल, यहां की तरफ जाना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने रिस्पेक्ट करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को। आप क्लाइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो जानते हैं जो दुनिया को नहीं पता, आप अपने एम्प्लॉयर की बहुत सारी वो इंफॉर्मेशन जानते हैं जो दुनिया को नहीं पता। आप जिस कंपनी में बैठे हुए हैं उसने 2 महीने बाद एजीएम में जो लॉस डिक्लेयर करने हैं, आपको आज पता है वो लॉस है, और आपको पता है कि उस दिन इनका शेयर अचानक से इसकी कीमत गिर जाएगी। आज अपने यार दोस्त को कहते हैं यार तेरे पास हमारी कंपनी की शेयर है ना, आज अच्छा रेट है निकाल दे, 3 महीने बाद दोबारा खरीद लेना, सस्ता हुआ होगा। अब आपको एक प्रिविलेज इंफॉर्मेशन पता थी जो आम लोगों को नहीं पता थी। अगर वो इंफॉर्मेशन आपने शेयर की अपने किसी दोस्त के साथ, गलत किया, आपने खुद इस्तेमाल की, गलत किया। क्लाइंट्स का डाटा, एम्प्लॉयर्स का डाटा अमानत है, आपने उस अमानत में खयानत नहीं करनी। आपको वो डाटा इसलिए नहीं मिला कि आप बड़े काबिल हैं, आपकी पोजीशन ऐसी थी कि उस पोजीशन की वजह से आपको वो डाटा मिला है। आप पे भरोसा किया उन्होंने, वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि वो आप इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दें। कई दफा आप एक जगह ऑडिट करते हैं तो 2-3 बैंक लाइन से होते हैं, आप उन सबको ऑडिट कर रहे होते हैं, और एक बैंक के सारे कस्टमर्स का पता होता है, तो दूसरे बैंक वाले कहते हैं सर जी वो आप उस बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, वो किस किस क्लाइंट को क्या रेट दे रहे हैं, ताकि हम क्लाइंट तोड़ सकें। तो आपकी थोड़ी सी बेईमानी से बिजनेस लॉस हो जाएगा आपके उस इदारे को जिसको आपने सर्विस दी। तो जो आपको प्रोफेशनल अपने बिहेवियर की वजह से, प्रोफेशनल ड्यूटी की वजह से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अमानत है, वो इन्फॉर्मेशन आपने संभाल के रखनी है। ना खुद डिक्लेयर करना है, ना अपनी टीम को डिक्लेयर करना है, अपनी टीम को भी बार बार बताना है कि क्या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसकी हिफाजत करनी है, और जब तक वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो गई आप उस पर तबसरा नहीं करेंगे। आप इनफॉर्मल माहौल में भी ऐसा नहीं करेंगे। किताब में लिखा हुआ है कि आपने सोशल माहौल में भी, सोशल गैदरिंग में भी ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, कोयटा चाय पराठा पे बैठे हुए थे, रात के 2 बज रहे थे, आपने जनाब एक पराठा उठाया, चाय का एक जो है ना वो कश लिया चाय का, और कहा कि तेरा भाई जो है ना वो तुझे बस एक बड़ी काम की बात बताने लगा है, जहां मैं हूं ना वहां पे ये वाला काम होने जा रहा है, तो अगर तुमने इतने शेयर खरीद लिए तो तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। तो सोशल एनवायरनमेंट में भी एहतियात करनी है, घर वालों को भी नहीं बताना, फैमिली वालों को भी नहीं बताना। कितना फंसा हुआ इंसान है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बनने जा रहे हैं आप लोग तो अभी से इतने बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, तो आप तो बड़े हो गए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमने हमेशा हिफाजत करनी है सिवाय 3 जगह के। एक जगह जहां लॉ हमसे कहे, लॉ आके कहे कि इस क्लाइंट ने टैक्स चोरी किया, हमें पता है, हमें ये इंफॉर्मेशन तुमसे चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है और कानून ने मेरे से इंफॉर्मेशन मांगी है, मुझे देनी पड़ेगी। देन अगर मेरे प्रोफेशन ने मेरे से इंफॉर्मेशन मांगी है, मैंने काम किया, मेरे सीनियर ने आगे कहा तुम्हारा काम रिव्यू करना है, मैंने कहा नहीं ये तो कॉन्फिडेंशियल काम है, तुम्हें क्यों दिखाऊं। आई के अपने का आपका क्यूसीआर करना है, देखिए आप अच्छा काम करते नहीं करते, जरा डॉक्यूमेंट हमें जमा कराएं, हमने कहा नहीं जी वो तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, आपको क्यों जमा कराएं। तो अगर एज अ ड्यूटी आपको इंफॉर्मेशन जमा करानी पड़े तो अलाउड है, कानून ने आपको कहा है तो अलाउड है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का आपका दिल है, आपका भाई आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है और आपको लग रहा है कि नुकसान भी नहीं होगा, क्लाइंट से पूछ लें, अगर वो इजाजत दे देते हैं तो आप अपने भाई को कर दें डिस्क्लोज। तो अगर इजाजत लेके डिस्क्लोज कर दिया तो भी अलाउड है, अगर लॉ ने कहा तो भी अलाउड है, और अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी थी आईकैप या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो भी अलाउड है।
लेकिन इवन देन थोड़ी सी और एहतियातें हैं जो किताब ने क्लेस दी है। आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाजत मिल भी जाए तो आपने देखना है कि कौन से यूजर को मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाजत मिलने का ये मतलब नहीं कि आप खुल्लम खुल्ला हर चीज शेयर कर दें। आप ये देखें कि कौन कौन सी चीज शेयर होने से आपका एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इजाजत क्लाइंट ने दे दी कि जी इसको डिस्क्लोज कर दो, उस थर्ड पार्टी ने तो इजाजत नहीं दी, ये डिस्क्लोज करने से उसका नुकसान ना हो जाए। तो आपने देखना है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, आपका रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, उसको कौन सी इंफॉर्मेशन कब कहां किस हद तक डिस्क्लोज करना अलाउड है। आप उतना डिस्क्लोज करेंगे जितना आपको खुद भी सही पता है, इतना डिस्क्लोज करेंगे जितना जरूरत थी, इतना डिस्क्लोज करेंगे उस पैटर्न पे डिस्क्लोज करेंगे जिस पैटर्न पे रिक्वायर्ड था। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने की इजाजत का हरगिज ही मतलब नहीं है कि आप फेसबुक पे नोटिफिकेशन डाल दें। आपने हमेशा उसको उस तरीके से डिस्क्लोज करना है जिस तरीके से आपसे मांगा गया। लॉ ने कहा इस क्लाइंट ने टैक्स चोरी किया या नहीं किया, आपने कहा जी आप कानूनी तौर पे पूछ रहे हो, उन्होंने कहा, आपने कहा बस ठीक है, अब कल सारे पाकिस्तान को पता लग जाएगा। आपने फेसबुक पे पोस्ट बना के डाल दी कि मैं जिस क्लाइंट पे उसने टैक्स चोरी, आपने कहा जब लॉ पूछ ही रहा है तो ये तो हाईलाइट हो ही जाएंगे, तो चलो मैं हीरो बन जाता हूँ। तो आपने फेसबुक पे जाके कहा कि मैं जिनका ऑडिट करता था वो तो बड़े खबीस लोग निकले और उन्होंने ऐसे ऐसे किया। जैसे जब सियासतदान कोई पार्टी छोड़ देते हैं तो अचानक से उनके अंदर का ज़मीर जाग जाता है और वो उस दौरान जितनी भी बुरी बातें उन्होंने देखी थी वो डिस्क्लोज करना शुरू कर देते हैं। फिर लोग उनसे पूछते हैं भाई आप उस वक्त क्यों नहीं जागे, उन्होंने कहा उस वक्त हमारी आंखें नहीं खुली थी, अब हमें समझ आ गया है, अब हमें पता लग गया है हमारी क्या ड्यूटी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लाइंट छोड़ने के बाद भी एहतराम रखना है, जॉब छोड़ने के बाद भी एहतराम करना है। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ दी तो आप कहें ठीक है अब तो मैं छोड़ चुका हूं जो मर्जी करूं, तो आपने हमेशा अपने क्लाइंट्स अपने एम्प्लॉयर्स का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। डन। फिर आती है सबसे मुश्किल बात, इंटेग्रिटी, जिसको मेंटेन करना आज के जमाने में सबसे मुश्किल है। इंटेग्रिटी क्या है? ईमानदारी, राज़गोई, सच बोलना। सच बोलने वाले तो भूल जाते हैं ना, ईमानदार आदमी तो बेवकूफ होता है। आज के दौर में तो ईमानदार बेवकूफ आदमी को कहते हैं ना, उसको तो बहुत नुकसान हो जाता होगा, उसको तो कोई अच्छी असाइनमेंट भी नहीं मिलती होगी, वो तो कमा भी नहीं पाता होगा क्योंकि बेवकूफ है, उसे तो कमाना आता ही नहीं। कमाना तो उसे आता है जो क्लाइंट की हर 2 नंबर बात मान के करोड़ों रुपए वसूल कर ले। तो शायद उर्फ़े आम में तो ऐसा ही है। अब रिलीजियस साइड पे ना भी जाएं, सिर्फ समाजी साइड पे भी जाएं, तो ये देख लेना बड़ा जरूरी है कि इंटेग्रिटी क्यों तोड़ी जाती है। इंटेग्रिटी तोड़ने के पीछे कई रीजंस होती हैं। एक बहुत मशहूर रीजन होती है लस्ट फॉर द थिंग्स, डिजायर फॉर द थिंग्स। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, आपको बड़ा घर चाहिए होता है, आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, आपको ज्यादा जो है ना प्रिविलेज चाहिए होता है, आपने महंगी गाड़ी में सफर करना होता है, आप महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप महंगे ब्रांड की चीजें खरीदना चाहते हैं, आप महंगे पर्स खरीदना चाहते हैं। ठीक, तो अब होता है इतने इतने से पर्स कई दफा 40-50 लाख के भी होते हैं, पता नहीं उसमें क्या मतलब। खैर चलें, तो आप महंगी महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी नीड होती है जिसकी वजह से आप 2 नंबरी करते हैं, क्योंकि हलाल में आपको लगता है कि मैं तो गरीब ही मर जाऊंगा, तो आप कहते हैं चलो हराम कमाऊंगा, कम से कम शोशा तो होगी, टोर तो होगी। एक ये नीड होती है। एक समटाइम आप अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, आप मजबूर हो चुके होते हैं, आपको डरा दिया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा नहीं करोगे फर्म में नहीं रुकोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें दोबारा ऑडिट नहीं मिलेगा, तुम्हें हम ऑडिट नहीं देंगे अगर तुम हमारी गलत बात नहीं मानोगे। तो यहाँ पे आपके पास कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता, लेकिन एक थ्रेट होता है, खौफ होता है, जिसकी वजह से आप बेईमानी कर जाते हैं। तीसरा, एक बहुत बड़ी इंसान की डिजायर होती है पावर। उसको ताकतवर इंसान बनना है, वो चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो और मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं, सही गलत बाद में डिसाइड होगा लेकिन मुझे आगे से आगे बढ़ना है। तो लोग उस पावर नीड की वजह से भी बहुत सारी बेईमानी कर रहे होते हैं। तो टिपिकली जो बेईमानी है उसके पीछे 2-3 तरह के जो फैक्टर्स हैं, उसमें से एक ये खौफ है कि मेरे साथ बुरा ना हो जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, मेरा ऑडिट ना चला जाए। एक वो लस्ट है उन चीजों का जो आप ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ताकि आप अमीर आदमी बन सकें और ज्यादा से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। और तीसरी चीज वो पावर गेम है जो आपको चाहिए। इंटरेस्टिंगली ये सारी ही रीजन इंतहाई थके हुए तरीके से साबित करती हैं कि इंटेग्रिटी तोड़ देने की रीजन क्यों थी। लालच की बात करते हैं। लालच क्या है जी? मेरे पास अच्छा मकान हो,
ये कौन से मकान को अच्छा मकान कहते हैं? 5 मरले का तो नहीं होना चाहिए ना। आप अगर करंटली 5 मरले के मकान में रह रहे हैं तो शायद 10 मरले का मकान अच्छा मकान होता है। जब 10 मरले पे आएंगे तो आपको वो कहेगा 10 मरले में क्या होता है, कनाल का घर होता है, वो अच्छा घर होता है। जब आप कनाल के घर में आएंगे तो लोग कहेंगे कनाल का घर क्या घर होता है, 2 कनाल का घर होता है, वो अच्छा घर होता है। 2 कनाल में जाके लोग कहेंगे गरीब इलाके में 2 कनाल का घर, अमीर इलाके में होना चाहिए, डिफेंस में होना चाहिए जी 2 कनाल का घर। जब हम 2 कनाल का घर लेंगे तो फिर पता ही लगेगा कि डिफेंस में तो कल्चर चल गया 4-4 कनाल के फार्म हाउसेस का। 4 कनाल का लेने के बाद भी पता लगेगा ये 4 कनाल की पट्टी है, दूसरी तरफ 8 कनाल वाली पट्टी चल रही है। उधर बड़े बड़े स्विमिंग पूल भी होते हैं, बड़े बड़े लॉन्स भी होते हैं, और वो तो लग्जरियस स्टाइल ही और है। आप चले गए उस 8 कनाल के फार्म हाउस में, और आपने तब तक जिंदगी में 25 दफा करप्शन की। जाहिर है वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत करोड़ों अरबों रुपए चाहिए थे। और फिर साइकिल पे बैठ के उस घर के अंदर गए, साइकिल पे नहीं, मोटरसाइकिल पे 70 पे नहीं, छोटी गाड़ी होनी चाहिए, नहीं बड़ी हो। बड़ी गाड़ी भी इतने बड़े घर में तो होंडा सिटी भी मजा नहीं देगी। कोई ऊंची सी गाड़ी हो, जरा बड़े से पहिए हो, जंप मार के उसके अंदर चढ़ना हो, पीछे उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स के बैठने की जगह हो, उसके चेहरे से ही लगे कि टक्कर मारेगी तो जनाब दीवार तोड़ देगी, तो इस तरह की तो गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, उस तरह की गाड़ी के अंदर भी अलग अलग स्टैंडर्ड हो जाएंगे। जब आप एक गाड़ी लेंगे तो पता लगेगा नहीं ये अमीरों को आजकल ये वाली गाड़ी नहीं सूट करती, वो गाड़ी सूट करती है। एक दिन मर जाएंगे, और मरते हुए भी ना आपकी आंखों में तासुफ होगा कि यार मैं सब कुछ हासिल ही नहीं कर सका, मैं तो पता नहीं क्या क्या करना चाहता था जिंदगी में। अभी तो आपने वो 1-2 मुरब्बा जगह लेके उस पर बड़ा सा फार्म हाउस बनाना था। अभी तो आपने अपने पास कम से कम 5 गाड़ियां रखनी थी। लालच का तो एंड ही कोई नहीं है कब्र के अलावा। इस सारे टाइम पे क्या आप सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे थे? नहीं, आप तो अपने 10 मरले के घर में बैठ के 1 कनाल के घर वाले को देख रहे थे कि वो मेरे से ज्यादा अमीर है, और 1 कनाल में थे तो 2 कनाल वाले को देख रहे थे। जिंदगी भर करप्शन की, बेईमानी की और डिससेटिस्फाइड मौत हासिल की। तो ये इसमें कौन सा प्रॉफिट नजर आ गया हमें? ये तो बहुत घाटे का सौदा था, ये तो मजेदार बात नहीं थी। पावर की तरफ चले जाते हैं, आप बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, एक बड़ा सा किला बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बाउंड्री वॉल पे खारदार तारे लगाते हैं और 25 सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं। अब आपको मौत नहीं आएगी, आपको बीमारी नहीं टकराएगी, आप ताकतवर आदमी हैं, अब आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता, आपका अपना सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर देगा आपके पैसे निकालने के लिए। तो पावरफुल लोग भी नहीं नजर आ रहे अब दुनिया में। कौन कौन से मुल्क में कौन कौन सा क्या क्या लेवल का हुक्मरान होता था, आज फारिग है। अगेन थोड़ी सी सियासी एग्जांपल हो जाएगी। अल्ताफ हुसैन कराची पे राज करता था, वो बस कह देता था और पूरा कराची बंद हो जाता था। और कुछ उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले, कुछ जो मर्जी क्रिटिक, लेकिन पावर की बहुत बड़ी गेम थी कि जी अल्ताफ भाई ने कह दिया तो खत्म कहानी, फिर दुकान भी नहीं खुल सकती। पूरा कराची, लाहौर से बड़ा शहर, एक भी दुकान नहीं खुल सकती थी। इस टाइम पे ऐसा बेयारो मददगार पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, उसके अपने पार्टी के लोग तक उसको सही से नहीं पूछ रहे। मुशर्रफ को बड़ी गुर्बत में मरते देखा है, बहुत सारे पावर वाले लोगों को तो बहुत ही अजियतनाक सिचुएशन में देखा। और जो बहुत बड़ी पावर वाले लोग थे वो तो नजर ही नहीं आ रहे, फिरौन नजर ही नहीं आ रहा, नमरूद पता नहीं कहां चला गया। खजानों से भरे हुए जनाब तिजोरियां, चाबियां, कारून पता नहीं कहां है। एक आम आदमी भी मर गया और वो लोग भी मर गए। तो पावर का भी एंड है। और इंटरेस्टिंगली उस पावर ने उन्हें मरने से भी नहीं बचाया, और उनमें से अक्सर लोगों की मौत भी जो है वो बड़ी तकलीफदेह मौत है। तो या तो हम इतनी करप्शन करें कि हम इतने पावरफुल हो जाएं कि हम मौत अवॉइड कर लें। चले, मैं कहता हूं इतनी करप्शन करें कि आप एक दिन खरीद सकें एक्स्ट्रा लाइफ में। करोड़ का एक दिन आता है, दिन ज्यादा हो गया, 1 घंटा खरीद लें लाइफ में। लाइफ में 1 घंटा ऐड हो जाए, आपकी जो एक्सपायरी डेट है उससे 1 घंटा ज्यादा, 1 मिनट, एक अगला सांस। आप चले जाएंगे तो लोग एहतराम करेंगे ना, अमीर आदमी था। आपके मरते ही लोग कहेंगे मैयत को साइड पे रखो,
आपका नाम तक नहीं पकड़ेगा, कहेंगे बॉडी को साइड पे रख दो, डेड बॉडी दफनाने जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा अब्बा जी को दफनाने जा रहे हैं, मरहूम को दफनाने जा रहे हैं। आप 1 मिनट में आपका नाम छिन गया, अभी तो सब कुछ छिनेगा, आपकी कब्र में उतरने की देर है, आपका तो आपकी घड़ी तक आपके हाथ से उठा लेगा कोई, आपकी चीजों पे सब कब्जा कर लेंगे। तो कौन सी पावर, कौन सा लस्ट जिसके बाद इतना भी नहीं हुआ कि आप वो सारी चीजें साथ ले जाएं, इसलिए कर रहे थे ना बेईमानी। तो अगर बेईमानी करके ये सारी चीजें अचीव हो सकती हैं तो जरूर करनी चाहिए बेईमानी, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर बेईमानी से ये सब कुछ नहीं मिलना, 1 करोड़पति आदमी दिन में 15 मुर्गे खा सकता होगा? नहीं। एक टाइम पे 20 गिलास पानी पी लेता होगा? वो भी नहीं पी पाता। 6 बेड्स पे इकट्ठे सोता होगा जोड़ के, और ऐसे मतलब लुढ़कता पुढ़कता रहता होगा। एक टाइम पे 6 किलो खाना खाता होगा? नहीं। खाना भी उतना खाना है, रहना भी उसी बिस्तर पे, जीना भी उसी बाउंड्री में। उसके एक दिन में 26 घंटे होते होंगे, वो भी नहीं है। तो इंतहाई अमीर आदमी और इंतहाई गरीब आदमी की ज्यादातर चीजें कॉमन है। शायद उस गरीब आदमी के पास सुकून भी हो और शायद अमीर के पास नहीं है। पैसों का सुकून से ताल्लुक ही नहीं है। अगर है तो वो लिमिट डिफाइन करते हैं जिसके बाद आपको सुकून आ जाना। आप कहें सर जब मेरे पास 4 कनाल का घर होगा और 2 गाड़ियां होंगी उस दिन मुझे सुकून आ जाएगा, मेरे से शर्त लगाएं उस दिन आप पुरसुकून बिल्कुल नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आपको कुछ और लोग उससे भी ऊपर नजर आ रहे होंगे। तो इसका कोई एंड नहीं है। आपने इंटेग्रिटी, ईमानदारी, रासगोई जैसी खूबसूरत चीज छोड़ दी किस लिए? उस चीज के लिए जिसने कभी भी आपको मुतमईन नहीं करना। आपको पता अगर एक इंसान 4 लाख से ऊपर कमा रहा है ना, तो बस शायद वो 4 लाख तक ही अपने ऊपर खर्च कर सकता है। जो 15 लाख कमा रहा है वो भी 4 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकेगा। जो महीने का 1 करोड़ भी कमा रहा है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा पर मंथ अपनी सारी चीजों पे जो खर्च कर सकता है वो 4 लाख है। कितना खाना खा लेगा, कितना महंगा खाना खा लेगा। हर दिन 5 स्टार में जाके रहना शुरू कर देगा तो भी महीने की एक लिमिट है खर्चे की, खाने की भी एक लिमिट है। तो अगर एक बंदा 4 लाख में बड़ा अच्छा लग्जरी गुजारा कर सकता था और वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो ये जो ऊपर के 96 लाख हैं ये उस तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। बाहर किसी प्लॉट में लग जाएंगे, किसी जमीन में लग जाएंगे, किसी बिल्डिंग में लग जाएंगे और देख देख के खुश होता रहेगा। करोड़ का प्लॉट लिया था 1.5 करोड़ का हो गया। उस 50 लाख ने इस तक जिंदगी में कभी नहीं पहुंचना। इस तक वही पहुंचना है जो ये खर्च कर रहा है, जो खा रहा है, जो पहन रहा है, जो जी रहा है। तो पैसा कमाना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा की हवस गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल काम करके बहुत अच्छे पैसे कमाता है और वो एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। उससे ऊपर की सिर्फ हवस है, उससे ऊपर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप वो जो फार्म हाउस लेते जा रहे हैं उसके बाद आपको खुद डर लगेगा उस फार्म हाउस के अंदर, आप उसको भी सही से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही होगी। आप बचपन से जिस घर में रह रहे होते हैं, अगर कभी घर वाले कहते हैं जी हमें घर शिफ्ट करना है, तो आपकी उनसियत होती है उस घर से, नहीं दिल कर रहा होता उसे छोड़ने का। तो जब आप हर 6 महीने 4 महीने बाद घर बदल रहे हो, गाड़ी बदल रहे हो, चीजें बदल रही हो, तो मजा ही खत्म हो जाना है जिंदगी का। आपको लगेगा कि बस एक रास्ता है जिस पर हम चलते जा रहे हैं और चीजें उठा के यूज कर करके साइड पे फेंक रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो ईमानदारी के ऊपर होते हैं ना, वो बड़े पुरसुकून होते हैं। मैंने बेईमान लोगों को, करोड़पति लोगों को तड़पते देखा है जेन्युइनली। ऑब्वियसली मैं अगर एक पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं अगर फर्गुसन से आर्टिकल्स हैं, तो मेरे आसपास के जिन्होंने आज से कोई 17-18 साल पहले जिनके आर्टिकल्स खत्म हुए होंगे, तो वो इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद होंगे। वो अगर पाकिस्तान में भी होंगे तो वो तगड़ी पोजीशंस पे मौजूद होंगे। मैं इतने सारे अमीरों को, इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैंने ज्यादातर में सुकून की कमी पाई है। अक्सर मेरे बैचमेट नींद की गोलियां लेते हैं सोने के लिए, क्योंकि नींद नहीं आती, सुकून छिन चुका है। पैसे के ज्यादा से ज्यादा लालच इंसान को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देता है। वो चीजें खरीद रहा होता है, मजा नहीं आ रहा होता उसे, सिर्फ दूसरों को सड़ा रहा होता है। और एक खास टाइम पे ये फीलिंग भी खत्म हो जाती है कि दूसरे सड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया कहना शुरू कर देती है हरामदा पे है। खत्म। आप नया घर खरीदेंगे, आपकी बेगम जो है वो मोहल्ले वालों को बताएगी बड़ा अच्छा करोगे, हाँ देखिए आपके शौहर हराम कमाते हैं ना, हमारे तो शौहर ऐसा नहीं करते।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में बहुत खुश हैं। तो एक खास टाइम के बाद ना लोग भी आपको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इज्जत भी नहीं मिली, सुकून भी नहीं मिला, पैसा मिला जरूर मिला लेकिन आप तक पहुंचा ही नहीं। पैसा तो प्लॉट में पड़ा हुआ है। एक अमीर आदमी किसे कहते हैं? जिसके 10 प्लॉट हो। उससे ज्यादा अमीर आदमी किसे कहते हैं? जिसके 15 प्लॉट हो। उससे बड़ा अमीर आदमी कौन सा है? जिसने 3-4 बिल्डिंग लेके किराए पे दी हुई हो। कोई ये नहीं बताता कि ज्यादा अमीर उसे कहते हैं जो ज्यादा खाना खाता हो, जो हर 10 मिनट बाद कपड़े बदलता हो। आपकी नीड तो वही रहनी है, उतनी दफा कपड़े बदलने हैं, उतनी दफा खाना खाना है, उतनी दफा सोना है, उतनी जिंदगी में सांस लेना है, उतना ही पानी पीना है। तो ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा 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 पैसा है ना, ये सब लग्जरी है और वो आप तक जिंदगी में कभी नहीं पहुंचेगा। तो वही बात है, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नेचुरली इतने अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बहुत आराम से सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। उससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसा है। खौफ एक अहम रीजन है, वो आपको डरा देता है। देखो अगर तुम बेईमानी नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। आप तो डर के मारे कर लेनी चाहिए ना बेईमानी, नौकरी से निकाल देंगे। फिर आप एक सड़क पे बैठे रो रहे होंगे कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे कौन नौकरी देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप। आईकेप घबरा के 500 से ज्यादा बंदे पास करना शुरू हो गया कि मार्केट में इंतहाई कहत हुआ हुआ सप्लाई का चार्टर्ड अकाउंटेंट की। धड़ाधड़ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कहां कहां सेटल हो रहे हैं, पाकिस्तान की खपत पूरी नहीं हो रही। आईकेप हर दफा बंदे बढ़ा रहे हैं और फिर मार्केट से पता लगता है कि भाई बहुत खपत है और भेजो बंदे। आप उस फील्ड में बैठे हैं जहां इतना मजेदार कैरियर है और आपको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने बेईमानी ना की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या मुझे क्लाइंट काम ही नहीं देगा। अच्छा, ईमानदार आदमी को लोग काम तो नहीं देते होंगे, लोगों तो ज्यादातर 2 नंबर काम कराने होते होंगे। 70% लोग तो 2 नंबर काम कराते होंगे। तो फर्ज करें 800 फर्म्स में से 795 फर्म्स 2 नंबर काम कर रही हैं, 70% काम उनमें स्प्रेड हुआ है। ये 30% भी तो किसी को मिलता होगा जिसका मशहूर होता होगा ये ईमानदार लोग हैं, गलत काम नहीं करते, बेईमानी नहीं करते। और जो किसी 2 नंबर आदमी से काम करवाता है उसे पता होता है कि मेरे साथ भी 2 नंबरी करेगा। तो एक टाइम आता है कि बुरे इंसान का भी बुरे इंसान के ऊपर से एतबार उठ जाता है और बुरा इंसान भी कहता है कि यार मुझे शरीफ आदमी पता नहीं क्यों नहीं टकर रहा। शरीफ बंदे के साथ काम करके मजा आता है, बड़ी साफ डीलिंग होती है, पैसों में हेर फेर नहीं करता। बुरे को तो अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है ना सामने वाले में। इंटरेस्टिंगली ईमानदार आदमी आज के दौर में ब्रांड बन चुका है। हर कारोबारी इंसान हाथ में करोड़ों पैसे लेके ढूंढ रहे हैं मुझे कोई ईमानदार मैनेजर मिल जाए जो मेरा पैसा सही से लगा दे। हर कोई सोच रहा है मुझे ईमानदार पार्टनर मिल जाए। क्लाइंट कह रहे हैं मुझे कोई ईमानदार आदमी मिल जाए जो मेरे अकाउंट्स देख के मेरी मैनेजमेंट के लोगों से साजबाज ना करे, मुझे ट्रू पोजीशन बताए मेरे बिजनेस की क्या चल रही है। तो अगर एक बंदे के बारे में सबको पता हो गया यार ये फजूल आदमी है तो बेईमानी करता ही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लग जाएगा कि अच्छा काम कराना है उस बंदे से करवाना है। वो बंदा महंगे में अच्छा काम करके देगा और लोग फिर भी उससे करवाएंगे। तो ईमानदार आदमी कम होने की वजह से अब सप्लाई जो है ईमानदारों की कम हो गई है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ईमानदारी अपने अंदर एक ब्रांडेड चीज है। ईमानदारी खुद आपको करोड़ों रुपए अच्छे तरीके से कमा के देगी। ईमानदारी का मतलब है लोग आप पे भरोसा करें। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक अनाउंस किया कि जी हम लोग एक फिजिकल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले ऑनलाइन 3-4 तरह के वेंचर्स थे कि हम एक फिजिकल सेटअप शुरू कर रहे हैं। मैंने फेसबुक पे लगाया, शाम में मेरे पास मेल आ गई, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, फलाना टाइम पे आपसे पढ़ के गया था, फलाना इस वक्त कंपनी को हेड कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ करोड़ आपको भेजना चाहता हूँ। आपको मैं पैसे भेज देता हूँ, फिर बाद में आप जो अरेंजमेंट बताएंगे आपस में शेयरिंग वगैरह का, मुझे जो भी आपने थोड़ा बहुत शेयर देना हो दे दीजिएगा, मैं 6 करोड़ आपको भेज रहा हूँ। दूर बैठा हुआ है, आंखें बंद करके 6 करोड़ पकड़ा के कह रहा है कि पैसे पकड़ के इस्तेमाल कर लो, जो तुमने शेयरिंग तय करनी हो मुझे बता देना। तो अगर उसे पता हो कि जो बंदा जिससे वो बात कर रहा है वो एक चालबाज इंसान है, वो तो 2 लाख रुपए भी नहीं देगा। 2 लाख देगा तो साथ अपना एक बंदा नुमाइंदा बता देगा या खुद पाकिस्तान आके साथ बैठ के देख रहा होगा कि कौन से काम में इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने बताया भी नहीं मैंने कहा कॉलेज शुरू करना है, कितनी जगह का कॉलेज होगा, क्या रेंटल होगा, क्या खर्चे होंगे। उसको ये पता है कि यार इनके पास पैसे रखवा दूंगा, ठीक है, मेरे साथ धोखा नहीं होगा। तो वंस आपकी ईमानदारी रिकॉग्नाइज हो जाए, वंस ये पता लग जाए लोगों को कि यार ये गलत आदमी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली एज मिल जाता है।
आपको सपोर्टर मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे लोग आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। तो ईमानदारी, इंटेग्रिटी बहुत बड़ा एसेट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से कमर्शियली भी एनकैश करा सकता है। अगर आप कमर्शियल दुनिया की बात करें, मैं आखिरत की तरफ तो गया ही नहीं, मैं रिलीजियस साइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं दुनियावी एतबार से बात बता रहा हूं। और पैसे कमाए थे रिस्पेक्ट के लिए, शोहरत के लिए, और आपकी बीवी को ही साथ वालों ने कह दिया क्या हरामदा है, या क्लाइंट आपके साथ कोई डीलिंग कर रहा और आपको कहे ये काम ये काम, तो आप कहें नहीं भाई अच्छा खासा काम करके दे दिया, तो कहे भाई मुंह मांगे पैसे लिए थे ना, 2 नंबर पैसा मांगा था ना, करो भी ये काम। जलील कराएगा, 4 लोगों में बैठेगा, कहेगा यार 2 नंबर काम कराना था, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया। अगला बंदा पलट के ये कहेगा कि यार उससे कैसे करवा लिया, ये तो बड़ा ज्यादा हैवी काम है। तो उसने कहा मैंने जरा ज्यादा बड़ा गोश्त फेंक दिया था, 2 मिला था, वो आ गया। यही है ना हकीकत। उसने काम करवाना था चार्टर्ड अकाउंटेंट से और लगा कि नहीं मानेगा, तो उसने कहा जरा ज्यादा बड़ा गोश्त फेंक देंगे, आ जाएगा, 2 मिला था, मिल गई शोहरत। तो ना रिस्पेक्ट मिली, ना परमानेंसी मिली, ना सुकून मिला, ना आपने जो खौफ दिखाया वो खौफ भी कहीं से लेजिटिमेट था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डर के बेईमानी कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं फिर तो मजदूर हर दिन 2 कत्ल करे, उसको तो अगले टाइम के खाने का नहीं पता। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको जॉब सिक्योरिटी है, कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं देगा, अपने एक कमरे में बैठ के एक इंटरनेट, एक पंखा, एक लैपटॉप और अपना काम शुरू कर सकता है। इतना इजी गोइंग है। डॉक्टर को फिर काम करने के लिए कम से कम कुछ लोग चाहिए जो पेशेंट हो, जो उसको आके जाने और उससे इलाज करवाएं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक लैपटॉप, इंटरनेट चलता हुआ चाहिए बस, पंखा भी बजट ज्यादा हो तो चला ले, दुनिया भर में सर्विसेज दे सकता है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डर जाता है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा क्लाइंट ना चला जाए, मेरा क्या होगा, मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगा। तो बस सिर्फ अपने अंदर ना ईमान को थोड़ा सा जिंदा रखना है। आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि जिंदगी में आप एक घटिया चीज अपने साथ एसोसिएट कर लें कि लोग कहें यार वो एक खबीस आदमी है, उससे जो गलत काम करवाना हो कर देता है। और वही लोग जो आपको गलत काम करने पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाद में वही आपसे डरेंगे भी कि ये इतना गलत आदमी है कि मुझे भी धोखा दे देगा। तो हो सके तो इंटेग्रिटी को लाइफ में हमेशा बचा के रखना है। लाइफ में बहुत सारी जगह आपको मौका मिलेगा, लोग आपको ब्राइब करेंगे, आपको तोहफे देने की कोशिश करेंगे, बेईमानी करेंगे। अगर आपने एक दफा भी वो तोहफा ले लिया ना तो गेम ओवर है। आप हर दफा उससे अगला तोहफा एक्सपेक्ट करेंगे और आप हर दफा ज्यादा लालच करेंगे और हाथ आना कुछ नहीं है। एक बेकरार जिंदगी आपने गुजार देनी है। या तो ये गारंटी ले लें कि ज्यादा पैसे इज इक्वल टू खुशी। तो करोड़पति तो हर वक्त ही कह के मार रहे होते होंगे, वो भी रो रहे होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अरबपति भी परेशान होता है, खरबपति भी परेशान होता है, मुल्क का वजीर आजम भी परेशान होता है, मुल्क का सदर भी परेशान होता है। वजीर आजम को होता है मुझे अभी कोई भी मेरे से ज्यादा ताकत वाला उठा के ना ले जाए। दूसरे मुल्क का वजीर आजम, को सदर, कोई ट्रंप आ जाए या कुछ और इस तरह से, तो हर पावर बेकार है, हर ओहदा बेकार है। लेकिन अगर अंदर का इंसान मुतमईन है, सुकून में है, तो मजदूर ईंट पे सर रख के भी बड़ी पुरसुकून नींद सो जाता है, अगर वो हक हलाल कमा रहा है, मेहनत से कमा रहा है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांडेड 15,000 रुपए के तकिए पे भी नींद नहीं आ रही होती उसे। तकिए भी बड़े ब्रांडेड चाहिए होते हैं जी, डक फेदर का तकिया चाहिए जो कि ऐसे करके अंदर दबता हो फिर तुम्हारा ऊपर आ जाए, और फिर जो हो भी किसी ब्रांड का। तो आप इन ब्रांड्स पे जाके ना, अभी एमी साइड पे सफेद से तकिए रखे होते हैं सिंपल से, कभी चलते चलते ना जरा जाके कीमत पूछिएगा तो आपको एकदम से हैरत होगी कि तकिया इतना महंगा हो सकता है। उन्हें पता लोग पागल हैं, हराम का पैसा हराम पे लगाएंगे। दुनिया को दिखाने के लिए अपने बिस्तर पे वो जबरदस्त तकिया रखेंगे और 2 दिन बाद फिर वही घर वालों से कहेंगे वही तकिया ले आओ जिसपे नींद आती थी। क्योंकि नींद पैसों से नहीं आती, अंदर के इंसान के सुकून से आती है। काफी बोर कर लिया आप लोगों को, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और कितनी देर बाद दोबारा इकट्ठे हो? 10 मिनट बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए। 4:34 हो रहे हैं तफाकन, इससे आपको 11 मिनट मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। 4:45 पे इकट्ठे होते हैं और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बातें करते हैं। मार्जिन भी था,
टाइम टेबल में ना जब चैप्टर 13 को मैंने देखा एक पूरे दिन के ऊपर था तो मुझे हुआ कि ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब दिन ज्यादा है और करने वाला कम है। फिर मुझे याद आया यस, अगर बच्चे उस टाइम पे सुनने के लिए बैठे हुए तो जरूर इंटेग्रिटी पे बात करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे लाइफ में आप कहीं भी अप्लाई करके देखें, एक टाइम के बाद ना जिंदगी में आपको पता लगेगा कि सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। तो इतना पैसा जरूर कमाना है। देखिए पैसा कमाना कभी गलत नहीं है, कमाए, पैसा कमाना मना नहीं है। हमारे मजहब ने हमेशा पैसा कमाने का कहा है, मेहनत करने का है, मजदूरी करो, जो भी जैसे भी हलाल रिस्क कमाए। कारोबार करने का कहा, कारोबार के मुनाफे का जिक्र किया है। तिजारत का कहा है कि तिजारत में 10 में से 9 हिस्से तिजारत में। तो मना नहीं है पैसे कमाना। हाँ, पैसे से जो चीजें मिल रही हैं या पैसे के साथ जिस सुकून को मुंसलिक कर रहे हैं वो बहुत मुनासिब बात नहीं है। और पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हर वक्त इस नीयत से पैसे कमाते रहना कि मैं दुनिया को सड़ाता रहूंगा, मेरे पास अच्छी से अच्छी नई से नई गाड़ी आती जाएगी। दुनिया भी एक खास टाइम तक सड़ना छोड़ देती है, उसके बाद ना आप अपने आप को फंसा के बैठे हुए होते हैं। खैर, अब अगले स्टेप में दाखिल होते हैं। हमने कहा ऑब्जेक्टिविटी बचानी है। क्यों बचानी है? कहीं कोई लग्जिश, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई अट्रैक्शन, कहीं कोई बेनिफिट, कहीं कोई ऐसी चीज आपको आपके मेन स्कोप से अलग ना कर दे। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जब वो डगमगा जाए, उसे ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए जाएं, उसको धमकी दे दी जाए कि तुम्हें क्लाइंट नहीं मिलेगा अगली दफा, उसका क्लाइंट के साथ कोई कारोबारी मामला हो। तो दुनिया में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों सिचुएशंस हो सकती हैं जहां एक ऑडिटर कंप्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाए। तो दुनिया में जो प्रिंसिपल्स होते हैं चीजें सिखाने के, उसमें 2 तरह के प्रिंसिपल होते हैं। एक रूल बेस्ड अप्रोच होती है, एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है। रूल बेस्ड अप्रोच होती है कि इस सिचुएशन में ये रूल लगाना है, इस सिचुएशन में ये रूल लगाना है, सिचुएशन में ये रूल लगाना है, सिचुएशन में ये रूल लगाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कहता है अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतने % से नीचे हो तो यूं करना है, इतने % से ऊपर हो तो यूं करना है। अगर मटेरियल पहले प्रोसेस में ऐड हुआ है तो यूं करना है, दूसरे में ऐड हुआ है तो यूं करना है। अगर शुरू में ऐड हुआ है तो यूं करना है, एंड पे ऐड हुआ है तो यूं करना है। नॉर्मल लॉस दरमियान में पता लगा है तो यूं करना है, नहीं तो यूं करना है। एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क है जिसको आपने हूबहू फॉलो करना है। अगर फॉलो करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। रूल बेस्ड अप्रोच। एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ करना है, अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स ने अडॉप्ट की प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रादर देन कि आपको 800-900 चीजों की लिस्ट दे देते हैं कि क्लाइंट के जब आपके पास शेयर्स हो तो ये सॉल्यूशन है, आपके फादर क्लाइंट में है तो ये सॉल्यूशन है, आपके चाचा क्लाइंट में है तो ये सॉल्यूशन है, आपका भाई क्लाइंट में है तो ये सॉल्यूशन है, आपको क्लाइंट से 1000 रुपए से ऊपर की इनकम आ रही है तो ये सॉल्यूशन है, 10 लाख से ऊपर की आ रही है तो ये सॉल्यूशन है। 800 सिचुएशन भी बता देते तो कोई 801वीं सिचुएशन आ जाती, 803 भी सिचुएशन बता देते तो कोई 804 नजर आ जाता। पता नहीं मेरे जुमले आपने जो है ना जाया कर दिए, 804 नजर आ जाता। आप, मैं आपके हीरो की बात करती, आप लोग जो है ना तड़पे ही नहीं। खैर, तो 1000 सिचुएशन बताते हैं तो 1001वीं सिचुएशन आ जाएगी। तो कोड ऑफ एथिक्स ने कहा नहीं भाई, हम ये काम नहीं कर रहे, हम आपको एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क नहीं दे रहे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दे रहे हैं। फ्रेमवर्क निजाम, कॉन्सेप्चुअल दिमाग इस्तेमाल करने का। उन्होंने कहा हम सारी पॉसिबल सिचुएशन नहीं बता रहे, हम कैटेगरीज ऑफ सिचुएशन बता रहे हैं जो आपके साथ हो सकती है। 5 तरह की सिचुएशंस, ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, जो आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी तक मंगाने पे मजबूर कर दें। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके साथ उन 5 तरह की सिचुएशन में कौन सी एक या कौन सी 2-3 सिचुएशन हुई हैं। फिर अपनी उस सिचुएशन को मैयर करना और मैयर करके रिस्पॉन्स देना है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें एक तरीका बताता है कि जब जब भी आपके पास ऐसी कोई रुकावट आए या ऐसी कोई अट्रैक्शन नजर आए तो आपने उसको नाम दे देना है थ्रेट का। फिर उस थ्रेट को एवेल्युएट करना है और फिर उस थ्रेट को एड्रेस करना है। 3 ही स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करें थ्रेट, थ्रेट को मैयर करें, वजन करें उसका, उसको एवेल्युएट करें और फिर उसका सॉल्यूशन दे दें। तो सॉल्यूशन फर्क हो सकता है उसकी इवैल्यूएशन के ऊपर, इवैल्यूएशन फर्क हो सकती है थ्रेट की कैटेगरी के ऊपर।
एक एग्जांपल जिससे ये बात बड़े आराम से समझ आ जाती है इस के आपकी ऑडिट टीम एक जगह पे पहुंची, तो आप सीनियर पार्टनर हैं और आपको पता लगा कि एक थ्रेट आया है। क्या थ्रेट आया? आपको पता लगा कि हमारे टीम का एक मेंबर, उसका रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है। अब ये थ्रेट है, ये खौफ है। हमारे टीम मेंबर का अगर वहां ताल्लुक है तो इंडिपेंडेंस तो आउट हो गई ना। जब इंडिपेंडेंस आउट हो गई तो हमारा टीम मेंबर ध्यान से काम नहीं कर सकेगा, ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं कर सकेगा। तो अब थ्रेट है, यहाँ एक फेमिलियरिटी टाइप का थ्रेट है, आपकी जान पहचान है वहां। अब वो जो सीनियर पार्टनर है वो इसको इवेल्युएट करेगा कि ये कितना को भारी थ्रेट है। उसने पूछा हमारा टीम मेंबर कौन है, पता लगा टीम का सीनियर। उसका ताल्लुक क्या है? अगर जी सगा भाई। क्लाइंट में क्या है? सीएफओ। हमारे टीम के सीनियर का सगा भाई क्लाइंट में सीएफओ है, तो ये तो इतना जालिम थ्रेट है कि अकाउंट्स के ऊपर तो हम खराब ओपिनियन दे ही नहीं सकेंगे, वो तो अपने भाई को बचाता रह जाएगा। तो थ्रेट था, लेकिन जब थ्रेट का वजन किया तो पता लगा ये इतना बड़ा थ्रेट है कि शायद यहां ऑडिट छोड़ देने के अलावा ऑप्शन ही कोई ना बचे हमारे पास। इस सीनियर के तमाम फर्म की सीनियर से दोस्ती है, तो कोई और सीनियर भी आएगा तो वो उसको भी कहेगा यार मेरे भाई का ख्याल रखना है। यही सिचुएशन वजन डिफरेंट हो सकता था। हमें पता लगा हमारे टीम मेंबर का रिश्तेदार है क्लाइंट में। कौन सा टीम मेंबर? जी जूनियर है, अभी उसने 4 महीने पहले ज्वाइन किया फर्म को, अभी वो खुद भी सीख रहा है। तो पहली बात है उस बंदे को कौन से को मेजर एरियाज किसी ने दे देने ऑडिट के। अच्छा जी, उसका रिश्तेदार कौन है? जी दूर का कजन है। कहां होता है? एचआर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज ज्वाइन करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बना के देता है। रिश्तेदार भी दूर का है, टीम का मेंबर भी हल्का है और है भी एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब थ्रेट हमारा इतना कम हो गया कि हमें जरूरत ही नहीं आगे इसको एड्रेस करने की। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक निजाम है जो कहता है कि सबसे पहले देखो कि वो जो 5 तरह की टिपिकल सिचुएशंस होती हैं उनमें से कौन सी एक या एक से ज्यादा सिचुएशन तुम्हारे केस में आ गई है। फिर देखो उसमें शिद्दत कितनी है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, और फिर जब उसको देख लियो तो फिर फाइनली क्या करो? उस थ्रेट को एड्रेस करो, उसके सेफगार्ड्स अप्लाई करो। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में 2 चीजें ज्यादा अहम है, थ्रेट कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके सेफगार्ड्स कैसे दें। कैफ लेवल पे आईकैप बड़ा कम टच कर रहा है इवेल्युएट द थ्रेट को, लेकिन रीसेंट अटेम्प्ट में इवेल्युएशन की तरफ थोड़ा सा फोकस उनका आना शुरू हो गया है। अगर आप पास पेपर्स के 25 सवाल देखेंगे तो शायद आपको 4 में नजर आएगा और 21 में नजर नहीं आएगा। तो इवेल्युएट कब करना है कब नहीं करना है इस पे भी थोड़ी देर तक बात करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि हम इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं। इस सारे फिनोमेना में आपने प्रोफेशनल जजमेंट हमेशा अपने जहन में रखनी है। आपने हमेशा जो जो नई इंफॉर्मेशन और चेंजेस आपको पता लगे उसको जरूर देखना है, और हमेशा थर्ड पार्टी टेस्ट जहन में रखना है। रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, इसका क्या मतलब होता है? थर्ड पार्टी की नजर से देखना है जिसको ये सारे मामलात का पता है कि वो इस सिचुएशन में मुझे क्या कहता है। भाई टीम के सीनियर से पूछा, हाँ भी तुम्हारा भाई क्लाइंट में, उसने कहा सर मैंने कसम खाई है चाहे मेरा भाई हो मैंने उसकी किसी 2 नंबरी को सपोर्ट नहीं करना। अब ये वो टीम मेंबर कह रहा है जिसका भाई वहां पे मौजूद है, तो उसके हिसाब से वो गलत नहीं कर रहा, वो उस जगह को ऑडिट करके इंसाफ कर सकता है। लेकिन एक थर्ड पर्सन को बताएं कि फलाना टीम का सीनियर का भाई सीएफओ है, अब वो थर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने उस बंदे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना जो सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है, हमने हमेशा देखना है रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी के हिसाब से। तो कोड ऑफ एथिक्स में ना ये थर्ड पार्टी टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थर्ड पार्टी बताए कि वो क्या है। भाई मैं कोई भी एक्शन करूंगा क्लास में मुझे लगेगा मैंने प्रोफेशनल बात की है, आप कोई भी बात करेंगे आपको लगा आपने सही बात की है, आपने कॉलेज को बुरा कहा मैंने आपको बुरा कह दिया, मुझे लगा मैंने ठीक किया आपको लगा आपने ठीक किया। मैंने जो ठीक किया थर्ड पर्सन देख के बताएं कि उस सिचुएशन में जब ये हालात गुजर रहे थे तो जो मैंने किया वो सही था या नहीं था। एक आसान सी एग्जांपल, एक बच्चा बहुत क्लास में हूटिंग कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अजीब अजीब सी जानवरों वाली आवाजें निकाल रहा है, उसके आसपास वाले भी तंग हैं, उनको मेरी बात भी नहीं सुनाई दे रही, वो पढ़ने बैठे हुए हैं और आवाजार हुए हैं। मैंने बच्चे से कहा भाईजान आप क्लास से निकल जाए। चलती क्लास में 150-200 बच्चों के सामने एक बच्चे को क्लास से निकाल दिया। टू मी मैंने प्रोफेशनल हरकत की, मैंने कायदे के मुताबिक किया जो मुझे करना चाहिए था। टू वो बच्चा मैंने बहुत गलत हरकत की, मैंने एक बच्चे को इल्म हासिल करने से रोक दिया, उस पर रुकावट लगा दी।
उसको मना कर दिया। वही वाली बात है कि जब उस बच्चे की तरफ से एडवोकेट करेंगे तो वो कहेगा मेरा हक था इल्म हासिल करना, मैं जो मर्जी बदतमीजी करूं मुझे रोकना नहीं चाहिए। मैं जब टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं कहूं मुझे क्लास में एक डेकोरम चाहिए, अगर इतने सारे बच्चे एक बच्चे की वजह से तंग हो रहे हैं तो उसको निकाल देने में मैंने बिल्कुल सही किया। तो आइडियली आप लोग जो रीजनेबल हैं और इन्फॉर्म्ड हैं सारी सिचुएशन के, आप डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे ने प्रोफेशनल हरकत की या मैंने प्रोफेशनल हरकत की। तो जितनी भी तरह के कोड ऑफ एथिक्स की गाइडेंसेस हैं, यहां आपने रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट देखना है। आपने अपनी नजर से नहीं देखना, आपने थर्ड पर्सन की नजर से देखना है कि थर्ड पर्सन को क्या लगता है। अब सीनियर को लगता है कि वो इंतहाई ईमानदार है, वो अपने भाई की मोहब्बत को हावी नहीं होने देगा उस क्लाइंट में, लेकिन एक थर्ड पर्सन को क्या नजर आ रहा है कि यार इसका भाई है, ये गड़बड़ कर जाएगा। एक फिनोमेना जो पहले किताब एक्सप्लेन करती थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंडिपेंडेंस एक्चुअल भी होनी चाहिए और परसीव भी होनी चाहिए, अपीयरेंस में भी होनी चाहिए और असल में भी होनी चाहिए। माइंड में भी इंडिपेंडेंट हो और असल में भी इंडिपेंडेंट हो। तो हो सकता है बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन दुनिया की नजर में चूंकि उसका भाई वहां मौजूद है तो दुनिया उसको इंडिपेंडेंट नहीं मानेगी। और फर्स्ट एक जगह भाई मौजूद नहीं है, दूर का बंदा है, लेकिन उसने दोस्ती कर ली, वो अपने तौर पे दिमागी तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। तो जितनी भी चीजें इनको हम असेस कैसे करेंगे, रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। अब ये थ्रेट्स क्या हैं और ये थ्रेट्स किस तरह से हो सकते हैं। जब भी थ्रेट्स होते हैं ना, तो थ्रेट बहुत सारे रेंज ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकते हैं। जब आप इन थ्रेट्स को देखते हैं, मैयर कर रहे होते हैं, तो इसमें देखना ही होता है कि उनका सिस्टम क्या है, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्लाइंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बंदे हमारे बंदों से मिक्स कितना हो सकते हैं, हमारी फर्म की पॉलिसीज वगैरह क्या हैं, किस तरह से। फिर हमारी फर्म का अपना निजाम है कि जब कोई थ्रेट किसी को नजर आए फौरन से बताएं, सीनियर को नजर आए अपनी टीम मेंबर का वो फौरन से मैनेजर को बताए, मैनेजर को नजर आए वो अपनी फर्म को रिपोर्ट करे, पार्टनर को लगे उसके अपने ऊपर थ्रेट है उसे चाहिए वो क्वालिटी कंट्रोल के पार्टनर को बताए। तो एक निजाम होगा फर्म के अंदर। यहाँ किताब ने हल्का सा जिक्र किया और आगे निकल गए, ये बात कंप्लीट नहीं की इन्होंने। तो थ्रेट किसी भी वजह से क्रिएट हो सकते हैं, आपने थ्रेट्स पे अलर्ट रहना है। अब थ्रेट्स हैं कौन से? 5 कैटेगरी के थ्रेट्स। किताब ने 5 कैटेगरी के थ्रेट्स दी हैं और फिर उनकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एग्जांपल्स को बार बार पढ़ने से कम से कम एक अप्रोच डेवलप हो जाती है कि ये किस किस्म का थ्रेट है, क्योंकि पेपर में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सवाल दें तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी तरह का थ्रेट था। 5 तरह के थ्रेट कौन से हैं? मशहूर जमाना सबसे ज्यादा, अगर पेपर में आप सवाल देखें और आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा और उसने कहा आइडेंटिफाई द थ्रेट और बिल्कुल तुक्का मारने का मूड है, सेल्फ इंटरेस्ट लिख दें, 90% चांस है कि तुक्का लग जाए। खाली छोड़ने के बजाय सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिख के और आगे बढ़ जाए। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सबसे ज्यादा होता है। आपका कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट आपकी जजमेंट को, आपके बिहेवियर को मुतासर करेगा। जब क्लाइंट के साथ, अब मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आ गया हूं, अब मैं एम्प्लॉयर को भूल गया हूं, अब मैं क्लाइंट्स की बात करूंगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करूंगा। FR2 में आपको मिलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का यही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो आप देखेंगे कि वहां का सवाल का मिजाज और यहाँ के सवाल का मिजाज थोड़ा सा फर्क है। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, मेरा जाती फायदा, बेतहाशा एग्जांपल्स हो सकती हैं। आपने क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हुए और जैसे ही इस क्लाइंट का आपने देखा कि इनका तो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है, प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है तो ये डिविडेंड देंगे, और जब डिविडेंड देंगे तो आपको भी मिलेगा। मेरा एक सवाल है, जब हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो क्या हम ऑडिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम कौन है? मैं सीनियर हूं, मैं तो मैनेजर हूं। वो आपने रूल्स किसके पढ़े हुए हैं? पार्टनर्स के रूल्स हैं। वो कंपनी लॉ ने जितनी रुकावटें बताई हैं वो पार्टनर की बताई हैं। अब देखिए कंपनी लॉ को भूल गया कि पार्टनर के साथ मैनेजर भी तो है, उसके भी तो मसलों मसाइल होंगे। तो फिर कोड ऑफ एथिक्स का जरा ज्यादा बड़ा फ्रेमवर्क है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने लॉ के हिसाब से वो याद रखना है जो वहां पे है। तो पार्टनर्स के ऊपर वो अप्लाई करता है, टीम मेंबर्स पे अप्लाई नहीं करता। तो अगर टीम के सीनियर ने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो कंपनी लॉ को कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि उसने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो बाइस्ड हो जाएगा, उन शेयर्स की वजह से वो बेईमानी करने की तरफ जा सकता है। क्यों? उसे पता है कि क्लाइंट इस दफा प्रॉफिट शो करेगा तो मुझे 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिल जाएगा। 1 लाख शेयर्स खरीदे हुए उसने, कितना डिविडेंड मिल जाएगा? 4 लाख। उसके सामने एक प्रोविजन आई, जब उसने प्रोविजन को ऑडिट किया तो पता लगा वो गलत रिकॉर्ड हुई थी और वो ज्यादा रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो क्लाइंट 0 पे आ जाएगा, नो प्रॉफिट। जब नो प्रॉफिट पे आएगा तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, किसको नुकसान होगा? इसे।
तो ईमानदारी दिखाने में नुकसान है और बेईमानी दिखाने में फायदा, तो अपने जाती मफाद के चक्कर में बेईमानी कर जाएगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट इज समथिंग जहां आपका फाइनेंशियल या कोई इस तरह का इंटरेस्ट क्लाइंट के साथ डेवलप हो जाए। क्लाइंट के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्लाइंट ने आपको जॉब ऑफर कर दी है, क्लाइंट ने कहा तुम्हारे 2-3 महीने के आर्टिकल्स रहते हैं, उसके बाद मेरे पास आके जॉब कर लो। अब जिनके पास आपने जॉब करनी है कल को जाके, जिनसे आपने पैसे कमाने हैं, आज क्या उन्हीं की गलतियां उनके बड़ों को बताएंगे? इनसे दोस्ती तो रखेंगे ना, दुश्मनी थोड़ी पालेंगे। और क्या फायदा एग्जांपल हो सकती है सेल्फ इंटरेस्ट की? लोन हमने लोन लिया हुआ है और उन्होंने जो है वो हमें लोन दिया हुआ है और अब लोन को अदा करने का महीना आ गया है और क्लाइंट ने कहा अगर ये वाली बात हमारी मान जाओ तो तुम्हारा लोन 2 साल बाद तुमसे मांगेंगे। जैसे नहीं IMF की किस्त आ जाती, तो फिर पाकिस्तान कहता है देखें जी वो थोड़ा सा जरा ख्याल करें। वो कहता है अच्छा बिजली का ये रेट करो, पेट्रोल के साथ ऐसा करो, फलाना जगह हमारा ये बंदा बैठाओ, फलाना ऐसे करो, तो ठीक है हम फिर इतने महीने के लिए आगे कर देंगे ऐसे। तो जिसने आपको लोन दिया होता है वो तो आजादी छीन के बैठा हुआ होता है आपकी, फिर तो आपको सारा कुछ वैसे ही करना पड़ता है जैसे वो कह रहे हैं। तो जिनसे लोन लिया हुआ है उन्हीं को ऑडिट कर रहे होंगे, तो आपकी खुददारी खत्म, गैर जानबदारी खत्म। आप हर बात में उनकी बात में हाँ से हाँ मिलाते जाएंगे, क्योंकि बस आपको होगा मेरा लोन मेरे से मत मांगना। और वो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक भरम है वो भी तो खत्म हो जाएगा। जो उसने क्लाइंट को कहना था गलत ट्रीटमेंट कर रहा आप अकाउंटिंग की, तो वो कहेगा आपने कौन से पैसे दे दिए हमारे। मगरूर लोगों को इतनी ऊंची आवाज जेब नहीं देती। तो आपकी तो अकड़ भी खत्म हो गई ना। आपका जो एक प्रोफेशनल अकड़ थी, गरूर वाली अकड़ नहीं, जो कि आपके प्रोफेशन ने आपको कहा था कि आपने सख्त होकर बात करनी है, स्केप्टिक होकर बात करनी है, खत्म हो गई कहानी। और सेल्फ इंटरेस्ट की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? फीस, क्लाइंट से बहुत ज्यादा फीस आ रही है, हमें सारे क्लाइंट से जितनी फीस आ रही है, एक अकेला क्लाइंट 60% फीस दे रहा है और हमें हर वक्त डर लगा रहता है ये चला गया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। और पेंडिंग फीस है, क्लाइंट की पिछली फीस रहती है और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है ना इस दफा मैं इनका सही ऑडिट कर दूं ताकि पिछली दफा की फीस भी रिकवर हो जाए। कंटिजेंट फी होता है कई दफा, क्लाइंट कहता है साफ ओपिनियन कितने पैसे, गंदे ओपिनियन कितने पैसे, और साफ ओपिनियन के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो फिर आप गंदा ओपिनियन दे के क्यों अपनी फीस कम करेंगे, आप तो साफ ओपिनियन देंगे। और गिफ्ट्स, क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट देता है, बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देता है। जाते साथ ही उन्होंने कहा जिस दफा हमने सोचा ऑडिट टीम को हम आईफोन वो 15 MX प्रो, जो भी आईफोन 15 प्रो मैक्स दे देंगे, पता नहीं मैक्स प्रो है या प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स है, ठीक है। मैं जरा अभी तक महफूज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे। क्योंकि हर वक्त ना आसपास वाली यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं मतलब इतने पैसों के बाद भी अगर आईफोन नहीं है तो मैं एक इंतहाई गरीब आदमी हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड कर नहीं सका, मैं मतलब गुर्बत में सैमसंग में जीता जा रहा हूँ अभी तक, मैं क्यों नहीं अमीरों वाली हरकतें कर रहा। ठीक है, उन्होंने कहा सैमसंग इज बेटर, जाहिर है मेरे पास भी सैमसंग है तो मैं भी ये कहूंगा सैमसंग इज बेटर। तो जो आईफोन वाले हैं वो कहते हैं जी आईफोन ले लिया ना, आईफोन आपको ऐसा जबरदस्त बेहतरीन आपने, और पैसे इतने खर्चे होते हैं कि उसके बाद वो बेचारे ये बातें नहीं करेंगे तो सारी उन्हें बेवकूफ कहेंगे। तो क्लाइंट ने आते साथ ही आपको आईफोन 15 गिफ्ट कर दिया टीम मेंबर्स को। आपने कहा ये जरा ज्यादा हो रहा है ना, कि कोई बात नहीं, जाहिर है आप अच्छे लोग हैं, आपके साथ हमने आगे देर तक चलना है, तो ये तो एक छोटा सा नजराना अकीदत था। अब जहां पे भी कुछ आपको गड़बड़ नजर आएगी, जहां आपको लगेगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, क्या आप रिपोर्ट कर पाएंगे इतने अच्छे लोगों के बारे में जिन्होंने आपको इतना कीमती गिफ्ट दिया था, और आज 15 दिया है तो कल को आएंगे तो 16 मिलेगा। तो ये तो गिफ्ट भी डगमगा देंगे। और सर्विस, क्लाइंट से आपको खास सर्विस ले रहे हैं, क्लाइंट के आप होटल्स में जाके ठहरते हैं, क्लाइंट का एक खाने का रेस्टोरेंट है और वो आपसे कहता है आपके लिए 80% ऑफ। तो जो इतना प्यार से रख रहा है आपको, क्या आपका दिल मानेगा कि घटियापन दिखाएं उस बंदे को, बुरा कहें? और नेक्स्ट ऑडिट की भी उन्होंने हिंट दे दिया कि जी अगर ये ऑडिट बहुत अच्छा कंक्लूड हुआ तो अगला तो आप ही ऑडिट करेंगे। वैसे तो हमारे मेंबर्स ने कुछ और नाम भी रिकमेंड कर दिए हैं, लेकिन आप जैसा जी, तो सेल्फ इंटरेस्ट बड़ा खतरनाक है जी। समटाइम खौफ कभी कभी इंटिमिडेशन की तरफ जाता है, लेकिन समटाइम क्लाइंट लूज कर देने का खौफ सेल्फ इंटरेस्ट में भी आता है और एक आध जगह और भी आता है। सेल्फ इंटरेस्ट हमें समझ आ गया। सेल्फ रिव्यू, अब सेल्फ रिव्यू में किस किस्म का खौफ होता है?
अपना ही किया हुआ काम आपके सामने आता है। कल को आपने पिछले सेशन में इनको अकाउंट्स बनाने की सर्विस दी थी, अब आप ऑडिट करने आए हैं तो आपके सामने जो अकाउंट्स आएंगे तो आपके अपने बनाए हुए होंगे। क्या अपने बनाए हुए अकाउंट्स में गलती नजर आएगी? और आ भी जाएगी तो बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे। तो अगर आपको असेस करना हो और असेस करने में आपको खुद को असेस करना हो तो इंसान हमेशा अपने बारे में गुमान बेहतर ही रखता है, साफ रखता है। तो अगर आपने इनके कंट्रोल डिजाइन करके दिया था, आप ऑडिट करते हुए उन्हीं कंट्रोल्स को देखना है कि वो अच्छे हैं या हल्के हैं, तो आपको लगेगा कि वो अच्छे हैं, जिससे आपका ऑडिट भी खराब हो सकता है। आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं आप जी? रीसेंट अपॉइंटमेंट, अभी ताजा ताजा आप वहां से इधर फर्म में आए हैं और पिछले साल आप उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, तो आप ही नहीं अकाउंट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं सारे। ये आपका काफी ज्यादा अहम रोल था। और टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो ऑडिट के अंदर टैक्स की फिगर आएगी, वहां सेल्फ रिव्यू आ जाएगा। जी, आवाज यहां से आई थी एक मध्यम सी, ठीक है, वो दबा दी गई आवाज जी। और टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट्स, कुछ अरसे के लिए उन्होंने आपसे कहा था कि जी हमें आपकी ट्रेनिंग चाहिए। आपने वहां ट्रेनिंग भेजे, उन्होंने वहां काम किया, बाद में ट्रेनिंग आपके पास आ गया, आप उन्हीं ट्रेनिंग्स को आप ऑडिट टीम में लेके जा रहे हैं। क्यों ट्रेनिंग मांगे थे? उन्होंने अपने अकाउंट्स पूरे करने थे, कंप्लीट करने थे। इस असाइनमेंट को कहते हैं सेकंडमेंट, जिसमें आप क्लाइंट को कुछ बंदे फॉरवर्ड करते हैं, जो बंदे वहां उनके अंडर रह के काम करते हैं। तो इसका साफ सुथरा नाम है सेकंडमेंट। क्लाइंट आपसे कुछ सर्विसेज, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं फिर इसका खराब नाम भी ले लेता हूं। असल में क्या होता है, एक क्लाइंट है, उसको अकाउंट्स में एक बंदा रखना है। अब आपका एक क्लाइंट है, उसने अकाउंट्स में बंदा रखना है, तो वो मार्केट में सर्च करेगा बीकॉम, एमकॉम, ACCA फाइनलिस्ट, CA फाइनलिस्ट, ये सारे तो बड़े महंगे होंगे। और बीकॉम वाला बंदा भी 40,000 रुपए तो ले लेगा, और पता नहीं उसे काम कितना आता है। तो उसका बजट है कि हमने 40 से 50,000 रुपया देना है, लेकिन बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब उन्होंने जब देखा मार्केट में, तो उन्हें कॉम्पिटेंट बंदा नहीं नजर आया, फिर उन्हें पता लगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये तो कॉम्पिटेंट लोग हैं। उसने आपकी फर्म से राब्ता किया और कहा कि जी मुझे एक अकाउंट्स में एक सीनियर बंदा चाहिए। एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको अकाउंटिंग का पता हो, अकाउंटेंसी की कुछ ना कुछ तालीम ली हुई हो, और मेरा बजट है वैसे तो 40,000, लेकिन आप लोग अगर बंदा देंगे तो 50,000। फर्म ने कहा मसला ही कोई नहीं। फर्म के पार्टनर ने मैनेजर से कहा यार कोई ऐसे ट्रेनी है जो बड़े अरसे से वेले फिर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ कुछ ऐसे ट्रेनी है। यार पर मंथ स्टाइपेंड देना होता है इन्हें, तो अगर हमने किसी महीने इनसे ना कमाया तो ये तो सिरा सिरा घाटा है। सीधी सी बात है, हर महीने 25,000 की खती रकम इनको दे दी और इनसे काम ना करवाया, तो कहा ठीक है इन बच्चों को कॉन्वेंट पे भेज देते हैं। फिर पार्टनर ने बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको कहा कि मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि आप लोगों को सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हमारा एक क्लाइंट है, बड़ा अच्छा क्लाइंट है, बड़ी बात हमारी सुनता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें अगर आपके पास कोई थोड़ी सी जगह, कोई स्पेस क्रिएट कर सकें आप, हमारे ये बच्चे फारिग बैठे हुए, इनके पास काम नहीं है, ये अगर आपके पास आके वैसे कर लें जैसे इंडस्ट्री में होता है, जैसे लोग एंट्रियां करते हैं और जो जो काम अकाउंटेंट करते हैं, तो ये कुछ महीने के लिए जरा सीख लेगा कि दुनिया में काम किस तरह से होता है। तो मैंने अपने उस दोस्त से, क्लाइंट से बात की है, वो मान गया है। अब देखो तुम्हें मैं उस खास जगह पे भेज रहा हूँ, तुमने बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हमारी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। जहां तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तुमने मैनेजर से पूछ लेना है, खुद से डिसीजन नहीं लेना। जाओ जाके अकाउंटिंग करो, उनका बुक कीपिंग का बड़ा जबरदस्त निजाम है, तुम्हें जाके समझ आएगी कि डेटा में एंट्रियां कैसे होती हैं, डेटाबेसेस कैसे मैनेज करते हैं। अब बच्चा बड़ा एक्साइटेड, आंखों में चमक, और वो अपने सीनियर को बताता है कि आपको पता है मुझे पार्टनर ने सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटी दी, मुझे भेज रहे हैं किसी और जगह क्लाइंट पे। सीनियर ने कहा अच्छा किराए पे चला दिया, तुम्हें भी किराए पे चला दिया। जैसे किराए पे क्या मतलब? उसने कहा तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 25,000 और तुमसे जो रेंट मिल रहा है वो 50,000, तो तुम्हें 25,000 का खरीदा, 50,000 का आगे बेच दिया, और दरमियान में अपनी थोड़ी सी सुपरविजन। ये काम मुल्क से बाहर के क्लाइंट्स के लिए बहुत होता है। मुल्क से बाहर रिसोर्स बहुत महंगे होते हैं, पाकिस्तानी फर्म स्टाइपेंड दे रही होती हैं, तो अब ऐसे में बाहर के बंदों को, इन फर्म्स के जो बाहर ऑफिस होते हैं उनको बंदे चाहिए होते हैं, और सस्ते बंदे चाहिए होते हैं किसी असाइनमेंट पे। वो पाकिस्तानी फर्म से कहते हैं, पाकिस्तानी फर्म वाले अपने लोगों से कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, वो कहते हैं जी सर ये देखें हमारा पासपोर्ट तैयार है,
चलो तुम इंटरनेशनल जा रहे होगे तो चलो तुम्हें 20,000 इजाफी भी दे देंगे महीने के। बच्चा पागल हो जाता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर, 20,000 इजाफी, और वहां रहना खाना तो इन्होंने नहीं देना है, तो उसका तो टोटल मुफ्त था, और नाम के साथ टैग भी लग जाएगा इंटरनेशनल, और वहां रह के क्लाइंटों से दोस्ती भी करने की कोशिश करेगा कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे रख ले, मुझे अपने पास रख ले। मैं वो गंदा मोल के, वहां खड्डे बहुत है, वहां पानी खड़ा हो जाता है। तो ये स्कॉनमेंट होती है, बहुत सारी फर्म ये वाला काम करती है, लेकिन असल में बेसिकली एक सस्ता रिसोर्स महंगे पे किराए पे चला दिया जाता है। मतलब इसकी ट्रू सेंस ये है, लेकिन इसकी प्रोफेशनल सेंस ये है कि स्कॉनमेंट की असाइनमेंट होती है जिसमें एक फर्म अपने रिसोर्सेज को कुछ अरसे के लिए किसी क्लाइंट पे या किसी जगह पे आउटसोर्स करती हैं, और वो दूसरे एनवायरनमेंट में रह के वहां काम करके डाइवर्सिटी सीखता है कि दुनिया में चीजें किस तरह से हो रही हैं। तो ये टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट। अब आपने किसी अपने टीम मेंबर को 5-6 महीने के लिए क्लाइंट पे फॉरवर्ड किया हुआ था, अब वो वापस आ चुका हुआ है, और उसी क्लाइंट का जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसने ना सिर्फ अकाउंट बनाए होंगे बल्कि इस टीम मेंबर की दोस्तियां यारियां भी बन गई होंगी वहां। तो 6 महीने जिस बंदे के साथ बैठ के डेली इसने खाना खाया होगा दोपहर के वक्त, अब उसके खिलाफ तो नहीं बात कर सकेगा ये। तो सेल्फ रिव्यू की एग्जांपल समझ आई, और हमने प्रोफेशनली एक असाइनमेंट भी समझ ली। ट्रेनिंग का तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, उसने तो काम ही करना है, जहां मर्जी भेजे। जैसा अब ये थोड़ी सोचना है कि मुझे दे कितना रहे हैं और मेरे से कमा कितना रहे हैं। वो शुक्र करें दे रहे हैं, वो पैसे ना भी दे रहे होते तो कहते हैं हम तो सिखा रहे हैं। और प्रॉब्लम आईकेप बेचारा फंस जाता है। आईकेप इन फर्म्स को रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली हमारे बच्चों को अपने पास ट्रेनिंग दे दें। चूंकि फर्म आईकेप के डायरेक्ट अंडर नहीं आती, फर्म इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रन कर रहे हैं। वो बीकॉम पकड़ के भी उससे भी कमा सकते हैं, वो एसी से पकड़ के भी कमा सकते हैं, वो सीए के बच्चों को भी अपनी टीम में रख के कमा सकते हैं। आईकेप कहता है कि हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हम इन बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो आप कम से कम इतना हिम्मत करके इतना कम से कम वजीफा आप दे दीजिएगा। ज्यादा दे दें तो आपकी मेहरबानी, लेकिन इतना कम से कम दे दीजिएगा कि बहुत ज्यादा बेइज्जती लायक ना हो और ये एक मुनासिब से पैसे हो। तो ऐसे में वो कहते हैं चलें ठीक है, वैसे आपने ज्यादा कर दिया, 22,000 बहुत था, ये तो 25 कर दिया, मुश्किल हो जाएगा, चलो हमने 7 रखने थे 6 रख लेंगे। तो फर्म वालों के पास तो सप्लाई है ना, वो तो बीकॉम वाले बंदे से भी काम करवा सकते हैं, वो किसी और फील्ड वाले बंदे से भी काम करा सकते हैं, तो उनके पास ओपन ऑप्शन है। तो आईके पे खास लेवल से ज्यादा उन्हें नहीं दबा सकता। अब बच्चे फेसबुक पे आके कहते हैं आईके पैसा जालिम है और आईके को चाहिए फर्म्स को एक ऑर्डर जारी कर दे कि 50,000 रुपए स्टाइपेंड हो और फलाना। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आईके दरमियान में है, फर्म्स अपना बिजनेस कर रही हैं, बच्चे को अपना कैरियर चाहिए। आईकेप दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कैरियर चाहिए, तुम्हें बिजनेस चाहिए, तुम्हें सस्ता रिसोर्स मिल जाएगा, इस बच्चे को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो विन विन सिचुएशन बन जाती है। लेकिन दोनों ही नाराज रहते हैं। फर्म्स को लगता है स्टाइपेंड बहुत ज्यादा है, बच्चों को लगता है स्टाइपेंड बहुत कम है। वो भी आईकेप को गालियां देते हैं, वो भी आईकेप को गालियां देते हैं। कभी ना थर्ड पार्टी बन के ना आईकेप बन के सोचिएगा कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। वो कोशिश कर रहा होता है, वो इंडस्ट्री से बात करता है, इंडस्ट्रीज को राजी करता है कि आप इंडक्शन देंगे। एक टुच्चा सा बच्चा उठ के कह देता है इंडस्ट्री में तो सीखने को मिलेगा कुछ नहीं। और भाई तुम कभी गए हो, कभी नौकरी की है, बीटीसीएल में क्या सीखने को मिलना। पाकिस्तान नंबर 1 एम्प्लॉयर है, 1.5 लाख एम्प्लॉइज उसके पास मौजूद है, इंटरनेशनल 20 मुल्कों में काम कर रहा है, और एक छोटा सा बच्चा उठ के कहते हैं जी बीटीसीएल में तो स्कोप ही नहीं है। तो सोचें क्या गुजरती होगी आईकेप के ऊपर कि वो कितने अहम फैसले करता है और बच्चे आगे से। और फिर सोशल मीडिया पे आईकेप ने जहां पोस्ट करनी, नीचे लोगों ने लाइन से गालियां लिख देनी। जब भी कोई नई स्कीम आती है, कोई नया मामला होता है, तो वो अपने कमेंट्स बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं आप लोगों के प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से। तो इतना मत नफरत किया करें। इदारे से मुझे भी, आपसे ज्यादा मुझे लूटते हैं। हमारा सालाना पैसे 40,000 रुपए मुझे एफसीओ ने के देने हैं, आरईटी के शायद 2.5 लाख रुपए देने हैं, पीपी के शायद 75,000 रुपए देने हैं, एमएस ऑफिस के शायद 1 लाख रुपए देने हैं साल के। मतलब इन सारी चीजों की एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं। तो 5 लाख से ऊपर मेरे से ले लेते हैं साल में। आप 5,350 रुपए देखिए, इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी गालियां दे रहे होते हैं। तो खुदा का खौफ करें, सबसे ज्यादा मजलूम हम है। हमारा वो जो है ना दिल रखा करें आप लोग। फेमिलियरिटी, शायद वो किसी की तरफ आते हैं, असल में हम सारा टाइम ही यहाँ लगा रहे हैं। ये समझ आ गई तो फिर तो कहानी बहुत आसान है। फेमिलियरिटी मतलब जान पहचान। क्लाइंट में अगर आपका कोई यार दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई ऐसा है जिससे बड़े अरसे से ताल्लुक है, दोस्त नहीं था लेकिन 7 साल से इन्हीं को ऑडिट कर रहे हैं, तो वो दोस्त बन गया।
बल्कि मैंने रेगुलर क्लास में एक वीडियो दिखाई थी, बड़ी पुरानी, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई थी, तो उसमें ऑडिटर जब क्लाइंट से जाके मिलता है तो उनकी बेतकल्लुफी देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये तो दोनों ने तो बस क्या करना है ऑडिट। तो होता ये है कि जब आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो, बहुत ज्यादा जान पहचान हो, आप बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, तो फिर आप ईमानदारी से काम नहीं कर पाते। यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। आपका भाई वहां पे मौजूद है, आपको भाई 1 रुपया भी नहीं देता पॉकेट मनी, आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन आप अपने भाई को तो नहीं बदनाम करेंगे, अपने जान पहचान वाले बंदे को तो नहीं बदनाम करेंगे। आप अपने भाई के सामने जाके उसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई तुम गलत अकाउंटिंग कर रहे हो। अगर वो भाई आपसे 10 साल बड़ा है और उसने पाला है तकरीबन आपको, तो बदतमीजी लगेगी आपको उसको बुरा कहते हैं। भाई आपके फादर क्लाइंट में मौजूद हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो बहुत साइड की बात है, यहाँ ताल्लुक ऐसा है कि आप एक ऑडिटर बन ही नहीं पाएंगे, आप ट्रू सेंस में एक ऑडिटर नहीं बन सकेंगे। तो ये फैमिलियरिटी है। तो फैमिलियरिटी ज्यादातर बनती है रिश्तेदारी की वजह से, दोस्ती की वजह से, लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से, मिलके कुछ वेंचर्स इकट्ठे करने की वजह से। फैमिलियरिटी में सेल्फ इंटरेस्ट से फर्क होता है। सेल्फ इंटरेस्ट में आपका मफाद होता है, फैमिलियरिटी में आप किसी और को बचा रहे होते हैं। ये बात समझ आती है? एडवोकेसी, समटाइम आप इतना प्रमोट करते हैं क्लाइंट को, समटाइम क्लाइंट को इतना पब्लिकली सेकंड करते हैं कि अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको गलत कहना। ये ऐसे ही है जैसे आप में से किसी को पीटीआई को ऑडिट करने भेज दिया जाए। अब वो फेसबुक भरा हुआ है उससे कि पीटीआई जैसा नेक इंसान कोई नहीं है, पीटीआई जैसा नेक इदारा कोई नहीं है, जबरदस्त लोग हैं, नेक लोग हैं, हर चीज परफेक्ट है, जबरदस्त है। अकाउंट्स देखे घपले घपले नजर आए। अब क्या आप कहेंगे कि पीटीआई ने गलत अकाउंट्स बनाए हैं, जबकि आप अपने तमाम दोस्तों की मौजूदगी में कहते थे कि पाकिस्तान में अगर एक भी सच्चा इदारा है तो वो पीटीआई है। जब आपने इतना एडवोकेट कर लिया होगा ना, जब पब्लिकली इतना सपोर्ट कर लिया होगा, इतना साथ दे दिया होगा, अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको गलत कहना। तो कई दफा क्या होता है, ये सियासी वाबस्तगी की वजह से भी बहुत सारी फर्म बहुत सारे इदारों के साथ अटैच हो जाती हैं, और ऐसे में फिर उस इदारे के खिलाफ बात सुनना भी नहीं पसंद करते, और खुद भी जान के उस इदारे को बुरा नहीं कहते कि कल को लोग कहेंगे आप तो इसका साथ दे रहे थे। क्लाइंट ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपको एज एन एक्सपर्ट बीच में ऐड किया, आपने पब्लिकली स्टेटमेंट दी कि इनके एसेट्स, इनकी जो चीजें हैं वो बड़ी बेहतरीन है, जबरदस्त है, ये वर्थ है, इस इदारे में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और जब आप ऑडिट करने आए तो आपको उस इदारे की कुछ खराबियां नजर आई, लेकिन चूंकि आप उसको इतने बड़े लेवल पे एडवोकेट कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे, अब मुश्किल होगा कि आप कहें ये अच्छा इदारा नहीं है। सेम गोज विद, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी जगह जॉब कर रहा है किसी बंदे के अंडर, वो ऊपर वाला बंदा गलत कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके अंदर जॉब कर रहा है और अक्सर कहता है कि यार मेरे बॉस की तो क्या ही बात है, बड़ी जबरदस्त बात करता है, सारी बातें बिल्कुल हकीकत में मबनी होती हैं, तो अपने बॉस की गलत बात भी खामखा डिफेंड करनी पड़ जाएगी। तो लोग जो नेस्ले में जॉब कर रहे होंगे उनके सामने अगर आप कहें कि यहूदी प्रोडक्ट है, वो तो आपसे लड़ने को आ जाएंगे। तो जो पेप्सी में जॉब कर रहा होगा वो साबित कर देगा कि पेप्सी 100% पाकिस्तान में गुजरांवाला के नलकों से तैयार होती है, वाकई ऐसा है। लेकिन वही वाली बात है कि उसकी जस्टिफिकेशन और तरह से होगी, वो और तरह से डिफेंड करेगा, और एक बंदा जो पेप्सी में नहीं है वो चीजों को और तरह से देखेगा। तो ये एडवोकेसी होती है। जब आप किसी से अटैच होते हैं या किसी को एडवोकेट करते हैं तो फिर आपको उसके बारे में गलत बातें नजर आना बंद हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे इदारे का ऑडिट करने गए हैं जिनके आपने लीगल सपोर्ट दिया, कहीं अदालत में गवाही दी है उनकी, कहीं आपने अखबार में कोई बात की है, कहीं आपने पब्लिक कोई रिपोर्ट जारी की है, प्रोस्पेक्टस वगैरह, या इस तरह से जहां आपने पब्लिकली, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिकली आपने उनका साथ दिया हो, अब उसके बाद आपको खुद भी उनकी गलती नजर नहीं आएगी, और नजर आएगी भी तो आप पी जाएंगे उसे, आप बताएंगे नहीं। ये सेल्फ रिव्यू से फर्क है। सेल्फ रिव्यू में आपको अपना किया हुआ काम नजर आता है, एडवोकेसी में आपको ऐसा बंदा नजर आता है जिसको आप पब्लिकली कह चुके हैं कि ये अच्छे लोग हैं। तो होता ये है कि सीए विल प्रमोट अ क्लाइंट और एम्प्लॉयर्स पोजीशन टू द पॉइंट, इस लेवल तक आप उसे प्रमोट करते हैं कि अकाउंटेंट्स की ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। असल में हर थ्रेड पे हम इसलिए टाइम लगा रहे हैं कि फिर पेपर में अगर सिचुएशन नजर आए तो आप उसको समझ सकेंगे एग्जैक्टली वो कौन से थ्रेड की तरफ जा रही है। एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेड भी हो सकते हैं। इंटिमिडेशन, इसका क्या मतलब होता है? डर, खौफ, आपको फिजिकल खौफ है, फिजिकल डर है, काम नहीं करूंगा तो ये मुझे जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरे माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मेरे से चीजें छीन सकते हैं, लीगल केसेस कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सामने से या इम्प्लाइड कोई खौफ नजर आए
क्लाइंट को आपने कहा कि देख लें, फिर अगर आप हमारी ट्रीटमेंट को नहीं माने तो हम रिपोर्ट खराब कर देंगे। तो उन्होंने कहा फिर आपको भी पता है कि हम क्या कर देंगे। तो अब इतना बोलना उनका काफी है कि आपको समझ आ जाएगी इस जुमले की ग्रेविटी कि वो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इंटिमिडेशन में क्या होता है, आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, आपको डराया जाता है, आपको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली डराया जाता है, या आपको सामने सामने से धमकी दे देते हैं, या आपको फीलिंग पहुंचा देते हैं कि आपके साथ हम कुछ बुरा कर देंगे। तो अगर आपने उन्हें कहा कि भाई ये आपकी रिपोर्ट मैंने खराब करनी ही करनी है, तो आपके सामने जनाब उन्होंने फोन में लाया एक बंदे को, उसको कहा यार वो यार लास्ट टाइम मेरी तुमसे 2-3 साल पहले बात हुई थी, वो मेरे चचा की डेथ हुई थी तो मैंने कब्र खुदवाने के लिए तुम्हें बात की थी, एक कब्र और खोद दो, ठीक है, बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। ये कह के फोन बंद कर दिया और आपसे कहा भाई आप क्या बातें कर रहे थे, क्या रिपोर्ट वगैरह की, तो ये किसकी कब्र को दबा रहा है। तो समटाइम एक्सप्रेस को ऑफ होगा और समटाइम implied को ऑफ होगा। तो CA will be better from active objectively because of actual या perceived pressure, जिसमें आपको undue influence भी आपके ऊपर करने की कोशिश की जाएगी। तो क्लाइंट छिन जाने का खौफ इंटिमिडेशन भी है और सेल्फ इंटरेस्ट भी है। क्लाइंट आपको एक्सप्रेसली कोई धमकी दे देता है कि आपको अगली दफा ऑडिट नहीं देंगे, या आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे, या आपके पिछले पैसे वापस नहीं करेंगे आपको, या आपको बदनाम कर देंगे, या ICAP से शिकायत लगाएंगे, कुछ भी ऐसा जिससे वो आपको डायरेक्टली डरा रहा है, तो वो इंटिमिडेशन है। तो इंटिमिडेशन में एक एक्चुअल या परसीव धमकी नजर आनी चाहिए। इन सारे थ्रेट में सबसे खतरनाक थ्रेट यही है, क्योंकि उनके सेफगार्ड्स इजी हैं, धमकी काफी खतरनाक है। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है, जब उसे धमकी मिलती है ना तो वो सबसे पहले अपने आप को सोचता है। कुछ अर्से पहले तक ना इंटिमिडेशन थ्रेट समझाना मुश्किल था कि इंसान सबसे पहले अपने आप को सोचता है, बट अब स्क्विड गेम्स आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके बाद जो है ना आप लोग भी हमसे जरा ज्यादा तेज, अलर्ट और जरा ज्यादा अप टू डेट होते हैं। तो उसमें एक इंसान अपनी इंसानियत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इतना वैशी हो जाता है कि वो बाकी सबको मार देता है या सबको मार देना चाहता है। तो इंसान ऐसे ही है, इंसान फितरी तौर पे खुदगर्ज है। अगेन नहीं वो देखा सीजन, तो भी इंसान साइकोलॉजिकल तौर पे हमेशा कोशिश करता है दूसरों को सपोर्ट करने की, लेकिन जब उसे पता लगता है कि अब यहाँ मेरा सर्वाइवल दांव पे लग गया है, वो सबको छोड़ देता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जिसमें शायद मैंने रेगुलर क्लास में शेयर किया हो, एक माँ और बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टडी, कि साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे जो मोतबर रिश्ता है वो माँ और बच्चे का है, जो सबसे ज्यादा पायस है, सबसे ज्यादा खुलूस वाला है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर एक माँ और एक छोटा बच्चा पानी में इकट्ठे गिर जाए तो माँ पूरी कोशिश करेगी आखिरी सांस तक कि किसी तरह से ये बच्चा बच जाए, मैं बेशक मर जाऊं। तो स्टडी थोड़ी आगे बढ़ती है, वो कहते हैं जब आखिरी सांस आएगा तो माँ उस बच्चे पे पाँव रख के बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि बच्चे की खैर है, मैं बच जाऊं, कोई बात नहीं, मतलब बच्चे तो बाद में अडॉप्ट भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है जी। असल में सीन में शोर ऑलरेडी डूबा हुआ था, तो आपने जो है ना वो पूरा सीन में, मतलब मैं तो सिर्फ जूम करके आपको दिखाया था। चेक करें, इतनी सीरियस बात में से भी आप लोग है ना। तो इंटिमिडेशन बहुत खतरनाक है। जब इंसान को लगता है ना मैं मर जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे पैसे छिन जाएंगे, मेरे साथ क्या होगा, वो डर जाता है। और वो इतना डर जाता है कि वो गैर महसूस तरीके से गलत काम शुरू कर देता है और किसी को पता नहीं लगता, और वो अल्टीमेटली नुकसानदेह साबित हो जाता है। कितना आइडियल होता है कि हर थ्रेट का अपने कुछ सेफगार्ड्स होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बड़ा जालिम है। वो कहता है ऐसा नहीं है, आपने पहले देखना है थ्रेट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने, उनको इवेल्युएट करना, और जब कंबाइंड सिचुएशन सामने आए तो फिर उसका आपने एक सोल्यूशन देना है। वो सोल्यूशन क्या हो, अभी उस सोल्यूशन की तरफ भी आते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो दिस कैन हैपन कि एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो, तो पेपर में ये नहीं सोचना कि मैंने एक थ्रेट बता दिया था, मैं दूसरा क्यों ना बताऊं, क्यों बताऊं। वो अक्सर कहते हैं आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ थ्रेट और थ्रेट्स, और कई दफा थ्रेट के एंड पे ब्रैकेट में एस लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि एक है तो वो बता दो और ज्यादा है तो वो बता दो। इसमें मैं अक्सर कोट करता हूं कि ICAP ने ये बात समझाने के लिए कि एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं, एक एग्जांपल दी कि आप एक जगह ऑडिट करने गए और सामने आपको अपने फादर इन लॉ नजर आ गए, एक्सपेक्टेड टू बी फादर इन लॉ।
सब तबाह हो गया। सेल्फ इंटरेस्ट, सोसर की बात नहीं मानेंगे तो फिर तो कहानी खत्म। सेल्फ रिव्यू, अगर वो सोसर कहीं ना कहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपसे मशवरे लेता है और आपको कहता है कि बेटा मुझे ये प्रॉब्लम है या अकाउंट्स में ये मसला आ रहा है, तो आपने तो पूरी पूरी रात बैठ के उनके मसले को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, लैपटॉप पे पूरा सोल्यूशन बना के देंगे। एडवोकेसी, आप ये तो नहीं कहेंगे अच्छे लोग नहीं है, झूठ बोलते हैं, फंस गए आप। फैमिलियरिटी, सुसर से ज्यादा करीब कौन? ठीक है, माँ बाप कभी होते थे, अब तो इस वक्त तो सामने सुसर ही है। इंटिमिडेशन, बेटा तुम रिपोर्ट खराब करो, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। तो एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं, तो पेपर में ब्रेक नहीं लगानी। जो सोच सकते हैं, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जबरदस्ती 4-5 थ्रेट पूरे करने हैं, 1-2 ज्यादातर होते हैं, और कभी कभी एक्सट्रीम केस में 3 तक बात चली जाती है। अब करें क्या? आगे एग्जांपल्स तो दी हुई हैं बहुत सारी। ये एग्जांपल्स आपने आइडियली इन एग्जांपल्स को बार बार देखना है ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। फिर उन्होंने कहा कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना थ्रेट को, तो फिर देखना है कि क्या वो थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। आपने क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देखना है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी। और जो नई इंफॉर्मेशन जब आपके सामने आए या कोई भी नई चीज आपको पता लगे, तो फौरन से देखें कि आपका जो थ्रेट या जो पिछले सेफगार्ड्स हैं, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है या आपको मजीद दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो फिर आपको सेफगार्ड्स लगाने होंगे। अब सेफगार्ड्स के बारे में या थ्रेट को डील करने के बारे में किताब ने एक फ्रेमवर्क बताया। उन्होंने कहा अकाउंटेंट उस थ्रेट को एड्रेस करेगा 3 तरीके से, या एलिमिनेट कर देगा वो सर्कमस्टांसेस या इंटरेस्ट रिलेशनशिप जो उस चीज को क्रिएट कर रही हैं। नंबर 2, एप्लीकेबल और अवेलेबल सेफगार्ड्स को अप्लाई करेगा उसको रिड्यूस करने के लिए। तीसरा, डिक्लाइन कर दे या एंड कर दे स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी अगर थ्रेट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और अगेन इस सब में थर्ड पार्टी टेस्ट भी होगा और सब में आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी ध्यान में रखनी है। तो पेपर के लिए हमें थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क ध्यान में रखना होगा। इन्होंने तो अपने तौर पे किताबी सी बात कर दी। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो तकरीबन आप हर पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको कोड ऑफ एथिक्स का सवाल मिल जाए। तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसकी ये शक्ल होती है, लेकिन कभी कभी उसकी शक्ल होती है वो आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस और कुछ और चीजों को, आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को चैलेंज कर रहा होता है। तो चूंकि हमारा अगला दिन चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के अंदर जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती, तो चैप्टर 13 हो सकता है आपको 2 हिस्सों में तोड़ के कराया जाए। पहले हिस्से में हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फिर कुछ उस तरह के सवाल जो कि आईके ने आउट ऑफ पैटर्न दिए हैं, ताकि आपको दोनों तरह के सवालों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब इसमें इस तरह का जो सवाल आए, जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आए तो क्या करना है? 3 स्टेप्स हैं। जब मैं आपको लास्ट डे बता रहा हूँ कि आपने पेपर करना है तो सबसे पहले क्या करना है, तो मैं आपको कहूंगा पहले आपने सीधे सीधे सवाल ढूंढने हैं और उनको करना है। उसके बाद जो वेरी फर्स्ट लॉजिकल सवाल मैं आपसे कहूंगा करने का, वो कोड ऑफ एथिक्स का सवाल होगा। लॉजिकल सवालों में सबसे आसान यही होता है, क्योंकि आपने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होती है, माइंड बनाया होता है, काफी प्रैक्टिस की होती है। तकरीबन मिलते जुलते तरह के सवाल होते हैं और तकरीबन मिलते जुलते तरह के जवाब होते हैं। 3 स्टेप। जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आया, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करें थ्रेट। सवाल अक्सर कहता है आइडेंटिफाई करें, तो लिस्ट डाउन कर दें। इस सिचुएशन में फैमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, फलाना थ्रेट है। ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्रेट कब दें? इफ क्वेश्चन सेज डिस्कस कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। ज्यादातर वो बोलते हैं आइडेंटिफाई द थ्रेट। आइडेंटिफाई का मतलब है बताओ कौन सा थ्रेट है, डिस्कस का मतलब है, ये एक्सप्लेन का मतलब है जरा थोड़ी वजाहत से समझाओ तो सही ये थ्रेट कैसे है। तो अगर उन्होंने वर्ड आइडेंटिफाई बोला है या लिस्ट डाउन बोला है, तो आपने फिर खुद ही खामखा गहराई में उतर के उसको समझाना नहीं शुरू कर देना। आपने कह देना है इस सिचुएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। दूसरी निशानी, अगर सवाल के नंबर 4 से ज्यादा है, तो उन्होंने नहीं भी कहा तो नंबर भी तो पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं समझा भी दें कि आपने क्यों उसको थ्रेट कहा। आपने कहा यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, क्यों? क्योंकि इस बंदे के पास वहां के शेयर्स हैं, इस वजह से। जरूरी नहीं कि आप उसका पूरा साइकोलॉजिकल फिनोमेना बताएं कि क्योंकि इसके पास शेयर्स हैं तो कल को जब ऐसा होगा तो ये यूं करके ऐसे सोचेगा, नहीं। यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्योंकि इस बंदे के पास शेयर्स हैं। यहाँ फैमिलियरिटी थ्रेट है क्योंकि इसके चचे का पुत्र क्लाइंट पे बैठा हुआ है, जो भी व्हाट्सएवर।
तो आपने आइडेंटिफाई करना है। बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप बार बार जब वो एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो एक जहन बन जाता है और आप उन थ्रेड्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अगर आपने सेल्फ रिव्यू के बजाय फेमिलियरिटी थ्रेड लिख दिया तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को सवाल समझ नहीं आया, ये तुक्का लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है थ्रेड की आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप, थ्रेड को आइडेंटिफाई करें, नाम लिखें, डिटेल तब दें जब कहा हो डिस्कस या नंबर जरा ज्यादा हो उस पार्ट के, मतलब 5 नंबर 6 नंबर हो तो ठीक है, फिर बंदा जरा मसाले पूरे करता है। सेकंड स्टेप, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड ओनली इफ रिक्वायर्ड। दोबारा पढ़ लें, ओनली इफ रिक्वायर्ड। सवाल ने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जब तक नहीं कहा कि मुझे इवेल्यूएशन चाहिए, आपने खामखा वजन डालने नहीं शुरू कर देना एग्जामिनर के ऊपर कि देखो मुझे इवेल्यूएशन करनी आती है। बहुत सारे केसेस में वो आपसे इवेल्यूएशन नहीं मांगते, तो अलर्ट रहना है। आइडेंटिफिकेशन हमेशा मांगी जाएगी, सेफगार्ड हमेशा मांगे जाएंगे, लेकिन इवेल्यूएशन हमेशा नहीं मांगी जाएगी। नॉर्मली कैफ लेवल पे इवेल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर सवाल खास तौर पे कहे तो इवेल्यूएट करना है। इंटरेस्टिंगली हमारी किताब ने इवेल्यूएट करने का तरीका ही नहीं बताया, तो आपने सिर्फ जहन में रखना है क्वांटम या शिद्दत। हमारा रिश्तेदार वहां है, कितना शदीद रिश्तेदार है। ये शदीद रिश्तेदार क्या होता है? जो जितना करीब का होगा उतना इंपैक्ट करेगा। हमने क्लाइंट के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन की हुई है, कितने रुपए की हुई है। हमारा बिजनेस ताल्लुक है क्लाइंट से, कितना पुराना ताल्लुक है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जब भी वो आपको कहें कि आपने इवेल्युएट करना है तो आपने उस ट्रांजैक्शन की शिद्दत को नापना है, उसमें रिलेशन कितना करीब का है, अमाउंट्स कितनी बड़ी हैं, दोस्ती कितनी गहरी है। जब आप उसको नाप लेंगे तो आपने बता देना है कि चूंकि पिछले 7 साल से हम जिनको ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ ज्यादा है थ्रेट, यहाँ फेमिलियरिटी का लेवल ज्यादा बन गया होगा। यहाँ चूंकि फादर मौजूद है और फादर के साथ रिश्ता एक इस तरह का होता है कि वो तो बहुत ही क्लोज है, तो इसका मतलब है ये थ्रेट बहुत हैवी लेवल का है अगर वो मांगे। बाकी इसमें सर उसामा ड्राफ्टिंग के वक्त आपको कुछ और टिप्स देंगे, वो फिर मेरी एरिया ऑफ स्पेशलिटी से बाहर हो जाएगा। तीसरा, सेफगार्ड्स देने हैं। थ्रेड बता दिया, जरूरत पड़ी तो सिग्निफिकेंस बता दी, और अब आपने क्या करना है, सेफगार्ड। सेफगार्ड के लिए ना 4 स्टेप्स अगर आप तरतीब से फॉलो करेंगे तो जिंदगी बड़ी आसान रहेगी। सबसे पहले जो सिचुएशन दी हुई है ना, उस सिचुएशन को किसी तरह से गाइड करने की कोशिश करें। क्लाइंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहें इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। सबसे बेस्ट सेफगार्ड है कि जैसे इन्वेस्टमेंट का मसला था, डिस्पोज ऑफ कर दें। शेयर्स खरीदे हुए थे, छोड़ दें। बिजनेस रिलेशन है, वो बिजनेस उनके साथ छोड़ दें। उनके होटल में ठहरते हैं मुफ्त में, ठहरना छोड़ दें। डिसकंटिन्यू वो रिलेशनशिप या इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा फेवर व्हाटसोएवर जो क्लाइंट से मिल रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर दें अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन आपके फादर वहां पे हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि फादर को डिसकंटिन्यू कर दें, छोड़ दें। आप कहें कि नहीं आपसे मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, इसका मतलब है कि अब लेवल 1 फारिग हो गया, अब लेवल 2 पे झांकना होगा। लेवल 1 क्या था? डिसकंटिन्यू कर दें, इस ताल्लुक को, इस मामले को खत्म कर दिया जाए। स्टेप 2, अगर इस ताल्लुक मामले को खत्म नहीं कर सकते तो उस बंदे को टीम से निकाल दें जिसका ये मसला है। सीनियर का चचा वहां पे बैठा हुआ है, चचा से ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता, सीनियर को हटा दिया जाए। एक बंदे के फादर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, फादर को उसने कहा, फादर ने नहीं माना। फादर कह रहे भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों इसको खत्म करूं, वो इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? उस बंदे को टीम से हटा दें जिसका वो ताल्लुक डेवलप हुआ हुआ है। फर्ज करें वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर तीसरे लेवल पे आए, उस बंदे के काम को किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवाएं कि जी ये बंदा था लेकिन इसको का इंटरेस्ट था, ये मानता है कि ये अनबाइज्ड है, लेकिन इसका काम आपने इंडिपेंडेंटली चेक करना है ये देखने के लिए कि इसने काम सही किया या नहीं किया। अगर ये तीसरी जगह पे भी बात ना बने और आपको लगे कि इस सब के बावजूद भी थ्रेट इतना जालिम है कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आखिरी हल विड्रॉ कर लिया जाए। तो ये 4 चीजें स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। कुछ जगह 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ जगह 3 पॉइंट्स होंगे और कुछ जगह आप शायद 2 पॉइंट से शुरू करें। सवाल का डाटा जरूर देख लेना है। ये बात समझ आई? फिर भी सवाल के नंबर ज्यादा हैं और जो लिखा है अभी भी दिल नहीं मान रहा, दिल है कि जरा 1-2 और लाइनें लिख देते तो कितना ही मजेदार होता। तो 2 मुफ्त के सेफगार्ड हर वक्त आपकी जेब में होने चाहिए। उनके बड़ों को बता दें, अपने बड़ों को बता दें। Communicate with Dosha with governance of the entity, communicate with partners of the firm या quality department जो firm का है उससे communicate कर लिया जाए।
तो इससे ये होगा कि आप इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। अचानक से लाइट चली गई, हालात वो हो गए और अब छुट्टी का टाइम करीब है। अदरवाइज एक वर्क क्वेश्चन भी है जो अगर आपके पास किताब मौजूद है तो मैंने वहां इस फ्रेमवर्क के साथ एक सवाल को इस पैरामीटर पे उस तरह से सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। लेकिन अगेन मैं उसको इसलिए यहाँ पे सामने नहीं लेके आ रहा मजीद, या एक तो टाइम भी नहीं है और दूसरा ये है कि आपने अभी कल भी तो कुछ करना है। अब सारी आवाज आ रही है, अगर मैं दूं आपको तो फिर जो है ना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो कहानी कुछ कुछ समझ आई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट सबसे जरूरी है। आप यहीं से ही अगर एग्जामिनर के सामने एक्सपोज हो गए तो समझ जाएगा बच्चे को आता कुछ नहीं है, बस तुक्के लगा रहा है। लेकिन जो सेफगार्ड वाला एरिया जहां ज्यादा लिखना होता है उधर आप हमेशा एक सिस्टमैटिक फ्लो को फॉलो कर सकते हैं। ये याद रखना है, आईकैप में जितने लॉजिकल सवाल आते हैं उनमें सबसे आसान कोड ऑफ एथिक्स का सवाल होता है, अनलेस कि वो एक डिफरेंट तरह का सवाल देते हैं जो कि कभी कभी उनका मूड बनता है। तो अभी कोड ऑफ एथिक्स की एक प्रैक्टिस कल भी हो रही होगी और जब चैप्टर 2 की ड्राफ्टिंग होगी तो उसमें तो थोड़ी सी ड्राफ्टिंग है बेचारे में। तो कल फ्राइडे है, कल क्लैश आ रहा है। अच्छा, मैंने बीलो का क्लैश तो जो है ना वो हमने ग्रुप में कम्युनिकेट कर दिया था। आपने आज तो उनसे पूछना था, उन्होंने कहा था मेरे से पूछे। चलें फिर मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, कोई रूम एलोकेशन और बाकी चीजें आप चलें जहन में रखें। मैं देखूंगा सारी चीजों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मोस्ट आइडियली ये हो सकता है कि इमीडिएट पहले जुम्मे से, यानी कि समझें 12:15 से 1:15 या 12 से 1:15 टाइप का टाइम। अपेरेंटली उस टाइम तो R2 की क्लास होती है। टेस्ट आगे पीछे हो सकता है, वो तो टेस्ट आगे पीछे हो सकता है। टेस्ट का मसला नहीं है, मसला तो ड्राफ्टिंग का है। हाँ, ये कर लेते हैं। अब इसमें मुझे दूसरे टीचर से भी पूछना पड़ेगा ना कि उनके पास भी टाइम की क्या अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज ये हो सकता है कि हम इसको 2:15 से 3:15 या कुछ इस तरह से करके हम वो टाइम रख दें ताकि वो क्लैश अभी तकरीबन आधे घंटे का है। 1:45 है, 1:45 शुरू होता है, लेकिन अगर 2:15 पे हो तो फिर कहानी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम टेस्ट को फिर यूनिवर्सल कर देते हैं। टीम मेंबर्स अगर आप भी याद रख लें, कल टेस्ट सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ये जो रूम नंबर 5 में और खवातीन अपने डेडिकेटेड एरिया में वो देना चाहें तो वो दे दें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह।